देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर क्या कंप्लीट किया था, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, देखो फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स जो कि तुम लोगों ने सबने कभी ना कभी तो किया ही है, क्योंकि 11 में तुम लोग फाइनल अकाउंट्स करते हो। और कौन सा फाइनल अकाउंट्स देखो किया है, कौन सा करना है यहाँ पर, ऑफ सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है पता है ना, कितने तरह का बिजनेस डील्स हमें पढ़ना पड़ता है। एक सोल प्रोप्राइटर का पढ़ना पड़ता है, और एक पार्टनरशिप का पढ़ते हैं, और एक कंपनी का पढ़ते हैं। तो सोल प्रोप्राइटर यानी 11 वाला टॉपिक। ठीक है, 11 में ये हम लोग करते हैं फाइनल अकाउंट्स, वही वाला हम लोग को यहाँ पर करना है। ठीक है, लेकिन कौन से एंटिटी के लिए, देखो नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। अब ये क्या है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज क्या है, पता है किसी को कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी क्या होता है? मैम जो मैन्युफैक्चर नहीं करता है, जिसका होलसेल हो या फिर दुकान हो। नॉन मैन्युफैक्चरिंग, नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है प्रोडक्शन करके, खुद प्रोड्यूस्ड करके उसे सेल करना। ठीक है, लेकिन नॉन मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, जो लोग सिर्फ ट्रेड करते हैं, यानी ट्रेडर। ठीक है, ट्रेडर, ट्रेडर को हम लोग बोलते हैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, जो सिर्फ ट्रेड करते हैं। ट्रेड कैसे करते हैं, जैसे मान लो अगर तुम लोग कहीं पर भी जाके ड्रेस खरीद रहे हो, ठीक है, मतलब कपड़ा वगैरह खरीद रहे हो, तो जरूरी थोड़ी ना है कि वो बना के ही बेचता है, ऐसा जरूरी नहीं। अगर बना के बेचता है तो वो मैन्युफैक्चरर है, लेकिन वो अगर किसी होलसेलर से परचेस करके हमें बेच रहा है तो वो ट्रेडर हो जाएगा। जैसे ग्रोसरी शॉप में जाके चावल दाल आटा ये सब ले रहे हो, तो क्या ये सब फार्मिंग करके वो प्रोड्यूस कर रहे हो? ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, वो तो फार्मिंग नहीं कर रहे, जो फार्मर्स है वो फार्मिंग करते हैं। ये तो प्रोसेस होने के बाद ये लोग क्या करते हैं, ये जो ग्रोसरी शॉप वाले वो किसी ना किसी होलसेलर से खरीदते हैं, फिर हम लोगों को थोड़ा बहुत प्रॉफिट लगा के बेच देते हैं। ठीक है, तो नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का मतलब हुआ वो सारा एंटिटी जो लोग खुद मैन्युफैक्चर करके नहीं बेचता है, सिर्फ ट्रेडिंग करता है, ट्रेडर होता है। ठीक है, तो वो लोग को बोला जाता है ट्रेडर। और अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का बात करें, जो कि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी मतलब जो प्रोडक्शन करके ट्रेड करता है। ठीक है, ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर में फर्क क्या है, देखो अगर कोई एंटिटी मैन्युफैक्चरिंग है तो दोनों का डिफरेंस बताएंगे तो तुम लोग को और भी क्लियर हो जाएगा। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग है तो क्या होता है, और अगर नॉन मैन्युफैक्चरिंग है तो क्या होगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो वो मैन्युफैक्चर करेगा, फिर उसे क्या करेगा, ट्रेड करेगा। ठीक है, ट्रेड तो सबको ही करना है। ट्रेड का मतलब क्या होता है, बिजनेस। तो मैन्युफैक्चर करके ट्रेड करेगा, और जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग है वो सिर्फ ट्रेड करेगा। ठीक है, मैन्युफैक्चर नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमें कितने सारे अकाउंट ओपन करने पड़ते हैं, देखो देखो यहाँ पर हम लोगों को कितने सारे अकाउंट ओपन करने पड़ते हैं। यहाँ पर एक ओपन करना पड़ता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। सेकेंड क्या ओपन करना पड़ता है, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट। थर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जबकि ये दोनों कंबाइंडली होता है, जस्ट हम एक बार इंडिविजुअली बता रहे हैं। और बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट। और जो ट्रेडर होते हैं वो क्या क्या प्रिपेयर करते हैं, जो ट्रेडर होते हैं वो सारा चीज प्रिपेयर करते हैं एक्सेप्ट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। वो ट्रेडिंग बनाएंगे, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, और बैलेंस शीट बनाएंगे। क्योंकि ये लोग प्रोडक्शन खुद से करते नहीं है, तो इनका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग में मेन ये डिफरेंस हो गया। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग को कौन सा करना है, हम लोग कर रहे हैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग आज पढ़ने वाले, यानी ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। ये कैसे प्रिपेयर होगा वो चीज हमें देखना है। अच्छा, ये देखो नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी अपना जो है यहाँ पर अपना फाइनल अकाउंट्स बनाती है। ठीक है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी जो है वो गुड्स परचेस करती है और प्रॉफिट लगा के बेच देती है, और ये अपना बिजनेस का आउटकम जानने के लिए गुड इवनिंग है, गुड इवनिंग।
अच्छा देखो, ये अपना आउटकम जानने के लिए क्या करती है, देखो जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो या नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हर कोई बनाता है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक ही फर्क होता है, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ये लोग नहीं बनाएंगे जो कि नॉन मैन्युफैक्चरर होंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेन दो स्टेटमेंट होता है, देखो एक होता है इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, और एक होता है पोजीशन स्टेटमेंट। हमें सारा साल बिजनेस करके हमारे बिजनेस का आउटपुट क्या है वो अगर पता करना है तो हमें क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके अंदर दो स्टेटमेंट आता है, इनकम पोजीशन, तुम लोग को पता भी है इनकम स्टेटमेंट मतलब क्या, ट्रेडिंग एंड पीएल। इनकम स्टेटमेंट का मतलब होता है ट्रेडिंग और पीएल, ठीक है। और पोजीशन स्टेटमेंट का मतलब होता है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट हमें पोजीशन डिफाइन करता है। अच्छा, ट्रेडिंग जब तुम लोग प्रिपेयर करते हो, बताओ वहां से तुम लोग को क्या आउटकम मिलता है, ट्रेडिंग प्रिपेयर करके क्या आउटकम मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। और पीएल बना के क्या मिलता है बताओ, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। अच्छा, लॉस भी तो हो सकता है ना, तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ये लिखना चाहिए, और ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ये भी लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई भी एक चीज ऑकर हो सकता है। और बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलता है, बैलेंस शीट बना के क्या पता चलता है, बताओ किस चीज का पोजीशन पता चलता है, फिनेंशियल पोजीशन, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी होता है। हाँ, एसेट और लायबिलिटी का पोजीशन, तो पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये हमें पता चलता है। अच्छा, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्चुअली है क्या, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये तो ये सारी चीजों को मिला के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा लिखे तो इसमें होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड, एक सिस्टम में ऑर्गेनाइज्ड रहता है, ऑर्गेनाइज्ड समरी ऑफ ऑल लेजर, समरी ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स, ठीक है। लेजर अकाउंट्स का क्यों ऐसा होता है, देखो फाइनल अकाउंट्स तक हम लोग कैसे पहुंचते हैं, सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री बनाते हैं। हमारा प्रोसेस क्या है, सबसे पहले जर्नल एंट्री पास करते हैं, यही सबसे पहले तुम लोग कॉमर्स में जाके सीखते हो। जब तुम लोग कॉमर्स स्ट्रीम चूज करते हो, पहला क्या सीखना पड़ता है, मेन जो कॉमर्स का थीम है दैट इज जर्नल एंट्री। उसके बाद जर्नल सीखने के बाद क्या सीखते हो, लेजर पोस्टिंग, लेजर के बाद क्या बनाना आता है, बताओ क्या सीखना पड़ता है, ट्रायल बैलेंस। लेजर के बाद तुम लोग को ट्रायल बैलेंस सिखाया जाता है, और ट्रायल बैलेंस से क्या बनता है, ट्रेडिंग। मतलब ये ट्रायल बैलेंस से क्या बनता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर ये सारा, हाँ, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जस्ट मैंने ये लिख दिया। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही मतलब हो गया, इसके अंदर ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट आ गया। तो इसीलिए देखो मैंने क्या लिखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड समरी ऑफ ऑल लेजर। ये लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है और ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, तो ये लेजर का एक ऑर्गेनाइज्ड समरी फॉर्म है, ये हम लोग कह सकते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसे बोला जाता है। अच्छा, अब देखो जब हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, दैट मींस ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाएंगे, तो हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए, तो रूल्स क्या क्या यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा। देखो हाउ टू प्रिपेयर, क्या क्या ध्यान रखना है। जब हम लोग प्रिपेयर करेंगे, हमें दो तीन चीजों का, दो तीन नहीं, देखते हैं कितना सारा हमारे यहाँ पर पॉइंट एग्जीक्यूट होता है। देखो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो हमें देखना है कि रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, ये आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट शुड बी आइडेंटिफाइड। और इसी के साथ हम लोग लिख सकते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस एंड
कैपिटल एक्सपेंस शुड बी आइडेंटिफाइड। ये दोनों पॉइंट का मतलब समझो। रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, इन दोनों में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। जैसे देखो, अगर हम लोग कुछ एसेट खरीदते हैं, क्या उसे हम लोग कभी भी ट्रेडिंग या पीएल में लिखते हैं? क्योंकि ट्रेडिंग पीएल तो हमारा नॉमिनल अकाउंट ही होता है। लेकिन अगर हम लोग एक्सपेंस कर रहे हैं, जैसे कि देखो स्टॉक खरीदना, स्टॉक खरीद रहे हैं, स्टॉक किस चीज का खरीदेंगे? जो चीज हम लोग बेचना चाहते हैं उसका स्टॉक खरीदेंगे। तो हम लोग जब स्टॉक खरीद रहे हैं, मतलब जिसको तुम लोग परचेस बोलते हो, ठीक है, जब हम लोग परचेस कर रहे हैं वो ट्रेडिंग में दिखाते हैं। देखो डिफरेंस होता है, परचेस कर रहे हैं वो ट्रेडिंग में दिखाते हैं, अब सैलरी पे कर रहे हैं उसको पीएल में दिखाते हैं, जबकि फिक्स्ड एसेट खरीदते हो तो उसको बैलेंस शीट में दिखाते हैं। हालांकि तीनों का तीनों ही एक्सपेंसेस है, लेकिन मुझे ये बताओ कि इसमें कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंस है और कौन सा कैपिटल एक्सपेंस है? बताओ। परचेस कैसा एक्सपेंस है? ये ट्रेडिंग में जाता है। और सैलरी कैसा एक्सपेंस है? ये पीएल में जाता है। फिक्स्ड एसेट खरीदना ये कैसा एक्सपेंस है? ये तो बैलेंस शीट में जाता है। इसमें से कौन सा रेवेन्यू है, कौन सा कैपिटल है? परचेस सैलरी रेवेन्यू, फिक्स्ड एसेट হচ্ছে कैपिटल। फिक्स्ड एसेट कैपिटल, फिक्स्ड एसेट कैपिटल एक्सपेंस है। फिक्स्ड एसेट खरीदना, तभी तो फिक्स्ड एसेट खरीदने से एंट्री क्या करते हैं? फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, ठीक है, इस तरह से करते हैं। तो ये हो गया। तो ये देखो यहाँ पर हम लोग जब भी कोई फिक्स्ड एसेट मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर या इनकम करेंगे तो वो हमारा बैलेंस शीट का पार्ट होता है। और जब हम लोग कुछ रेवेन्यू मतलब डे टू डे का जो एक्सपेंस होता है, कोई तो डे टू डे हमारा फिक्स्ड एसेट वगैरह नहीं खरीदेगा, तो डे टू डे का जो एक्सपेंस होता है उसे रेवेन्यू बोला जाता है। ठीक है, अब रेवेन्यू कभी ट्रेडिंग में भी जा सकता है, कभी पीएल में भी जा सकता है, वो तो डिपेंड करता है किस नेचर का खर्चा है। ये भी आगे पढ़ेंगे कि कौन सा आइटम पीएल में जाता है, कौन सा ट्रेडिंग में जाता है। नॉर्मली देखो रेवेन्यू एक्सपेंसेस का मतलब होता है जो डे टू डे होता है, जबकि कैपिटल एक्सपेंस डे टू डे नहीं होता है। सिमिलरली रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता है जो डे टू डे होता है, जैसे कि हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं उसका सेल तो हमें डे टू डे करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो बाई सेल्स लिखते हो जो कि हमारा डे टू डे बेसिस पे होता है उसे हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। लेकिन मान लो अचानक से एक बिल्डिंग था उसे बेच दिए, या फिर मान लो कुछ लैंड था उसे बेच दिए, तो ये कैपिटल रिसिप्ट आ रहा है। तो ये हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा अर्निंग किस नेचर का है। एक तो ये रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के ऊपर हमें डिस्टिंग्विश करना है, ताकि हम लोग कौन सा आइटम ट्रेडिंग में जाए, कौन सा पीएल में जाए, कौन सा बैलेंस शीट में जाए, वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जबकि ट्रेडिंग पीएल में हमारा हमेशा रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंस आता है। अभी ट्रेडिंग पीएल तो अलग अलग नहीं है, ट्रेडिंग पीएल कंबाइनली बनता है, ठीक है। तो ट्रेडिंग पीएल बोल रहे हैं मतलब रेवेन्यू का ही बात कर रहे हैं। अच्छा, और क्या करना है हमें? और एक चीज जो करना है दैट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्सनल एंड बिजनेस इनकम, ठीक है, बिजनेस इनकम और एक्सपेंस, चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो। जब हम लोग अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होंगे तब हमें पर्सनल एक्सपेंस और बिजनेस एक्सपेंस या पर्सनल इनकम एंड बिजनेस इनकम को हम लोग एक साथ नहीं दिखा सकते, ठीक है। जैसे तुम लोग देखते हो कि अगर प्रोप्राइटर अगर बिजनेस से मान लो कुछ भी ड्रॉ कर रहा है, ड्रॉ बोली थी सॉरी, देखो अगर मान लो प्रोप्राइटर बिजनेस से पैसा ले रहा है तो तुम लोग क्या एंट्री करते हो? इस तरह से एंट्री करते हो, ड्रॉइंग्स टू कैश। ये कब करते हो? जब जिसका बिजनेस है वो अपने बिजनेस से जब पैसा निकाल रहा है तब तुम लोग बोलते हो ड्रॉइंग्स टू कैश। ड्रॉइंग्स का मतलब ही होता है कि पर्सनल एक्सपेंस किया, ठीक है। अब मान लो पैसा निकाल रहा है, इसकी जगह हो सकता है कि स्टॉक भी निकाल रहा है। जैसे मैंने अभी कहा कि मान लो किसी का अगर कपड़े का दुकान, उसको एक शर्ट चाहिए था तो वो अपने दुकान से एक शर्ट निकाल के लेके चला गया, तो उसका एंट्री क्या होता है? पर्सनल एक्सपेंस हो रहा है ना। तो ये किसी को सेल थोड़ी कर रहा है, खुद यूज कर रहा है। ड्रॉइंग्स टू परचेस, ठीक है। परचेस इसीलिए होता है क्योंकि स्टॉक हमारा कम होता जाता है। तो ये हमें आइडेंटिफाई करना है कि एक्सपेंस जो है ये हमारा बिजनेस का नहीं है, पर्सनल है। तो पर्सनल एक्सपेंस और बिजनेस एक्सपेंस का ट्रीटमेंट हमें अलग करना चाहिए। जैसे ही पर्सनल एक्सपेंस होता है तो हम लोग ड्रॉइंग्स यूज करते हैं, और जब बिजनेस एक्सपेंस होता है तब हम लोग ड्रॉइंग्स नॉर्मली यूज नहीं करते, ठीक है। नॉर्मली क्या यूज ही नहीं करते, ड्रॉइंग्स वाला जो लैंग्वेज है ये हम लोग यूज नहीं करते।
अच्छा, जैसे बिजनेस एक्सपेंस सैलरी रेंट होता है तो उस तरह से लिखते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट लिखते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट लिखते हैं, ठीक है। और मान लो बिजनेसमैन अगर पर्सनल अपने घर के खर्चे के लिए कुछ मतलब पैसा लेके जा रहा है तो वो ड्राइंग से होगा, चाहे वो खर्चा किसी भी रीजन से करे। तो हमें ये चीज डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा और क्या देखना है? इसके अलावा हमें देखना है कि रिकॉर्ड करना चाहिए हमें, रिकॉर्ड ओनली करेंट पीरियड ट्रांजैक्शन, करेंट पीरियड ट्रांजैक्शन, सिर्फ करेंट पीरियड का ट्रांजैक्शन जो है वही रिकॉर्ड करना चाहिए, ठीक है, वही रिकॉर्ड करना चाहिए। इसका मतलब देखो, तुम लोग दिखाते हो ना क्वेश्चन, जब फाइनल अकाउंट्स करते हो तो आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये सब का जो ट्रीटमेंट दिखाते हो, क्यों दिखाते हो? ये मान लो 2021 है, ठीक है, मतलब 1 जनवरी से लेके ये देखो 1 जनवरी 2020 ले लेते हैं एक बार, ठीक है, और 31 दिसंबर 2020 तक का हमारा ईयर है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर मुझे अगर रेंट इनकम होता है, मान लो मेरा इनकम होता है रेंट, ठीक है, रेंट से मुझे इनकम मिलता है या फिर इंटरेस्ट इनकम मिल रहा है, मैंने कहीं इन्वेस्ट किया है, मान लो मेरा इंटरेस्ट इनकम मिल रहा है, तो मुझे 12 मंथ्स का इनकम मेरा हुआ है फॉर एग्जाम्पल 12,000 रुपीज, ठीक है, तो पर मंथ 1000 करके हुआ है, लेकिन मुझे कंपनी जहां मैंने इन्वेस्ट किया था उन्होंने मुझे 30,000 दे दिया, एक महीने का एडवांस दे दिया, ठीक है, एक महीने का एडवांस दे दिया, लेकिन मुझे यहाँ पर कितना रिकॉर्ड करना पड़ेगा? 12,000। तो हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं इसको? पीएल में ऐसे इनकम है तो बाय इंटरेस्ट बोल के यहाँ 13,000 लिखते हैं और लेस कर देते हैं प्रीपेड। इससे क्या हुआ? इससे हमारा ये हुआ कि हम लोग जो करेंट पीरियड का ट्रांजैक्शन है सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो इनकम के लिए हो चाहे वो एक्सपेंस के लिए हो। सिमिलरली मान लो मुझे सैलरी देना था किसी स्टाफ को, ठीक है, 12,000 सैलरी देना था पूरे साल का, ठीक है, मैंने उसे कितना दिया? 10,000, तो मैंने उसका 2,000 बाकी रखा, नहीं पे किया, लेकिन नहीं पे किया उसको मुझे एज ए आउटस्टैंडिंग यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पर 10,000 प्लस 2,000 दैट इज 12,000 यहाँ पर मुझे शो करना पड़ेगा। इससे पता चलेगा कि मेरा सैलरी इस पीरियड का कितना है। तो हम 10,000 पे किए तो हम 10,000 दिखाएंगे, ऐसा बात नहीं है, मुझे करेंट पीरियड का ट्रांजैक्शन दिखाना है, और जो कि मेरा एक्रूअल बेसिस पे होता है। एक्रूअल बेसिस पे मतलब चाहे हमारा रिसिप्ट मतलब पेड हो या पेबल हो, जैसे मैंने सैलरी वाला एग्जांपल लिया, तो सैलरी मुझे 12,000 पे करना चाहिए था, मैंने अभी तक 12,000 पे नहीं किया, ठीक है, किसी रीजन से नहीं किया, 10,000 किया, 2,000 बाकी रखा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मेरा जितना उस पीरियड के लिए एक्सपेंस हो या इनकम हो वो अगर एक्रूड हो रहा है तो मुझे लिखना पड़ेगा। अब चाहे मुझे पेमेंट मिले या पेमेंट मिलने वाला हो, और मैंने पेमेंट किया हो या फिर पूरा कर दिया हो या फिर कुछ बाकी रखा हो, तो जो करंट ईयर के पीरियड के साथ रिलेट करेगा पूरा का पूरा चीज हमें लिखना है, और एडजस्टमेंट को एज ए आउटस्टैंडिंग, एक्रूड या फिर प्रीपेड इस तरह से शो करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद और एक पॉइंट आता है ओनली ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड बिफोर क्लोज ऑफ अकाउंट्स शुड बी गिवन इफेक्ट, ठीक है, जो ट्रांजैक्शन हमारा क्लोज करने के पहले होगा उसी का इफेक्ट दिखाना है। मतलब इसका मतलब देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा हुआ है, इससे हम लोग समझते हैं इस पॉइंट का मतलब क्या है। यहाँ पर देखो बोल रहा है, एक एग्जांपल दिया है, when a sale of goods is to be take place only after the goods have been inspected by the purchaser and the inspection had not been made before the close of the year। मतलब हम ऐसे किसी को प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो मुझे बोल रहा है कि हम ये प्रोडक्ट तभी आपसे खरीदेंगे, पहले हम आपके दुकान में जाएंगे, उस प्रोडक्ट को देखेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो हम खरीदेंगे, ये बताया है उन्होंने, ठीक है। और ये बात कहने के बाद वो अभी तक इंस्पेक्शन करने के लिए आके पहुंचे नहीं, लेकिन मेरा 31 दिसंबर आ गया, यानी मेरा ईयर एंड आ गया, ठीक है।
तो क्या हम इसको सेल मान ले? नहीं, हम इसको सेल नहीं मान सकते। वही बोल रहा है, देखो, इट वुड बी इनकरेक्ट टू ट्रीट द गुड्स एज सेल इन द अकाउंट्स ऑफ द ईयर। ठीक है, तो इससे एक्रूअल का कोई लेना देना नहीं है। अगर मतलब कोई बोला है कि हम आके चेक करेंगे, चेक करने के बाद खरीदेंगे, मान लो कि कंफर्म ही बोल रहा है कि हम खरीदेंगे, लेकिन इंस्पेक्शन कंप्लीट अगर नहीं हुआ है और मेरा ईयर एंडिंग हो गया है, तो इसको हम लोग सेल नहीं मान सकते, चाहे वो कितना भी कंफर्मेशन दे। जब इंस्पेक्शन वो कर लेगा, क्योंकि पूरा सेल ही डिपेंड कर रहा है उस एक इंसिडेंट के ऊपर, दैट इज द इंस्पेक्शन। जब तक वो इंस्पेक्शन नहीं करेगा तब तक हम लोग इसको सेल बोल के रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और इस बीच अगर हमारा अकाउंटिंग ईयर आ जाता है तो हम लोग इसको एज ए सेल रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये एक पॉइंट आ रहा है। अच्छा, और एक पॉइंट आएगा, ऑल मेटेरियल इंफॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज्ड। मेटेरियल इंफॉर्मेशन, यहां पर मेटेरियल का मतलब होता है कि कितना सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन कितना जरूरी है। अगर कुछ स्पेशल यानी जरूरी या फिर सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, दैट इज मेटेरियल इंफॉर्मेशन, तो वो हमें डिस्क्लोज करना चाहिए, मतलब बता देना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पर एक एग्जांपल है कि हम लोग लेबर को जो पेमेंट कर रहे थे, देखो हम लोग लेबर को पेमेंट कर रहे थे, व्हेन द लेबर चार्जेस हैव बीन इंक्रीज्ड, हम लोग लेबर को पेमेंट करते हैं, लेकिन अचानक से लेबर का पेमेंट बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि हमने उसका सैलरी नहीं बढ़ाया या फिर वेजेस नहीं बढ़ाया, हम लोगों ने उसको बोनस दिया। तो बोनस एक अलग पार्ट होता है। जब तुम लोग कॉस्ट पढ़ोगे इंटर में जाके, तो वहां पर देख सकोगे कि लेबर को जब हम लोग पेमेंट करते हैं ना, बहुत अलग अलग तरीके का पेमेंट होता है। जैसे कि बोनस जो है वो एक डिफरेंट कैटेगरी में आता है। नॉर्मल एक जो सैलरी और वेजेस दिया जाता है वो एक होता है, बोनस जो है वो एडिशन है, इंसेंटिव एडिशन होता है। तो वैसे अगर बोनस की वजह से मेरा जो पेमेंट है वो बढ़ गया है, तो ये बात मुझे डिस्क्लोज करना पड़ेगा, मतलब वहां पर स्पेसिफिकली दिखाना पड़ेगा कि बोनस के लिए मैंने कितना पे किया है, नॉर्मल वेजेस कितना था। Having been paid to workmen, the amount of bonus paid should be disclosed. तो हमें अमाउंट दिखाना चाहिए बोनस के लिए कि कितना हम लोगों ने बोनस दिया, क्योंकि एक अलग पॉइंट है क्यों हम लोग पे कर रहे हैं। हम लोगों ने लेबर का जो डेली वेजेस है वो नहीं बढ़ाया, फिर उसका सैलरी कैसे बढ़ा या फिर उसका वेजेस कैसे बढ़ा? क्योंकि लेबर के लिए तो वेजेस वाला वर्ड इंपॉर्टेंट होता है। उसका वेजेस इसीलिए बढ़ा क्योंकि हम लोगों ने उसे बोनस दिया। ठीक है, तो बोनस अगर दिया वो एक मेटेरियल फैक्ट है, तो वो हमें डिस्क्लोज करना चाहिए। तो इतना सारा पॉइंट हमें ध्यान में रख के हमारा जो फाइनल अकाउंट है वो प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, और ये चीज हम लोग ऑलरेडी फॉलो करते भी है, जस्ट मैंने एक बार पॉइंट आउट करवा दिया तुमको। अच्छा, दो स्टेटमेंट में इंटर रिलेशनशिप होता है, देखो वो यहां से ही दिखा देते। देखो ये तुम लोग को पता है, लेकिन इसे इंटर रिलेशनशिप बोलते हैं, शायद ये ना भी पता हो। ठीक है, और हो सकता है पता भी हो। इंटर रिलेशनशिप स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? देखो सिंपल सा बात है, यहाँ पर देखो एक पीएल दिया हुआ है, पीएल और उसके साथ एक बैलेंस शीट दिखेगा तुम लोग को। देखो पीएल में दिया हुआ है टू सैलरी 25,000, आउटस्टैंडिंग 1500। तो मुझे बताओ कि यहाँ पर पेड अमाउंट कौन सा है और पेएबल कौन सा है? पेड मतलब जो दे दिया, पेएबल मतलब जो अभी तक नहीं दे पाए लेकिन देना चाहिए था इसी अकाउंटिंग में। ये पेड अमाउंट है और ये पेबल अमाउंट है। लेकिन अभी तो मैंने कहा कि हमें एक्रूअल बेसिस पे बनाना है, तो दोनों चीजें लिखना पड़ता है। 26,500 ये कौन सा साइड है? डेबिट साइड है। ये कौन सा साइड है? क्रेडिट साइड। तो हम लोग इसको किधर रिकॉर्ड कर रहे हैं? डेबिट साइड पे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस हमारा एक नॉमिनल अकाउंट है। अब इसका इफेक्ट कहाँ जाता है बताओ? ये आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी को तुम लोग कहाँ लिखते हो? फिर से बैलेंस शीट में लिखते, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में लिखते हैं। ठीक है, फिर से हम लोग करंट लायबिलिटी में लिखते हैं। देखो ये देखो इन्होंने लिख रखा है करंट लायबिलिटी में। अब बताओ ये लायबिलिटी जो रिकॉर्ड होता है बैलेंस शीट में, तो लायबिलिटी तो क्रेडिट आइटम को लेके होता है, ये क्रेडिट, और ये डेबिट आइटम को लेके होता है, एसेट साइड जो है। जबकि यहाँ पर कहाँ रिकॉर्ड हुआ था? यहाँ पर डेबिट, जस्ट इसका ऑपोजिट है। तो इन लोगों का रिलेशन कैसा है? ये इधर डेबिट साइड में रिकॉर्ड हुआ जबकि ये इधर क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हुआ। इसको बोला जाता है इंटर रिलेटेड रिलेशनशिप। ठीक है, जस्ट ऑपोजिटली रिकॉर्ड होता है। और तुम लोग को तो पता ही है क्यों ये आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है। लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या? सैलरी अगर पे कर देते हो तो खर्चा, और अगर पे करना जो है वो अगर नहीं करते हो, बाकी रखते हो, तो वही लायबिलिटी हो जाता है। ये खुद के ऊपर भी अप्लाई करके देख सकते हो। मान लो किसी दोस्त से ही मान लो तुम लोगों ने 100 रुपया लिया है, जरूरत था ले लिया और बोला कल दे देंगे। ठीक है,
और अगर कल दे देंगे बोला है तो कल देना चाहिए, अगर कल नहीं दे पाते हो तो फिर दिमाग में ऐसा देखो, ऐसा मत सोचो दोस्त है ये है वो है बाद में दे देंगे, ऐसा बात नहीं है। देखो तुम लोग को फिर ऐसा सोचना चाहिए नहीं दिए, बात मैंने प्रॉमिस किया था नहीं दिए, ये तो एक खराब बात हो जाता है ना। तो फिर उसके लिए वो बन जाता है लायबिलिटी, फिर वो हेडेक हो जाता है कि मुझे पेमेंट करना था मैंने पेमेंट नहीं किया, तो वो हो जाता है लायबिलिटी। तो इसको बोलते हैं लायबिलिटी। वैसे सैलरी ही है बट इसको लायबिलिटी बोलेंगे। इसका एक पोर्शन एक्सपेंस, एक पोर्शन लायबिलिटी। एक्सपेंस तो पूरा है 26,500 लेकिन उसमें इतना लायबिलिटी है 1500। यहाँ से हम लोग चेक कर सकेंगे ये पूरा इस साल का एक्सपेंस है बट मैंने 1500 नहीं दिया तो कितना दिया, इतना दिया। ये हो रहा है इंटर रिलेटेड रिलेशनशिप। अच्छा यहाँ पर देखो सेम चीज हम लोग इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जो बैलेंस शीट में मशीन होता है उसके लिए, मशीन या फिर कोई भी फिक्स्ड एसेट, देखो जैसे उसका डेप्रिसिएशन हम लोग कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, पीएल पे, लेकिन फिर इसको बैलेंस शीट में भी लिखते हैं। देखो 5 लाख का फिक्स्ड एसेट था, 50,000 डेप्रिसिएशन लेस करके 4,50,000, इसमें भी देखो ये डेबिट साइड है, ठीक है, ये डेबिट साइड है। और यहाँ पर डेप्रिसिएशन तुम लोग सोचोगे फिर मैम ये तो क्रेडिट साइड है, ये सॉरी ये भी तो डेबिट साइड है, एसेट है, अभी तो आपने कहा ये डेबिट साइड है, लेकिन देखो ये डेप्रिसिएशन लेस करके लिखा हुआ है ना। डेप्रिसिएशन लेस करने का मतलब है एक्चुअली डेप्रिसिएशन इधर आ सकता था, इधर आने से भी चलता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये तो एक एक्सपेंस है, ये लायबिलिटी नहीं है कि हम लोग इधर लिखे। इसीलिए अकाउंट्स का कंसेप्ट ये है कि इसको लेस करके लिखो। जैसे तुम लोग सेल्स रिटर्न जब लिखते हो, देखो ये देखो ये हो गया बाय सेल्स, जब सेल्स रिटर्न लिखते हो तो यहाँ से लेस करके लिखते हो। यहाँ से लेस करके लिखने का भी मतलब जो होगा, तुम लोग अगर इधर लिखोगे ना टू सेल्स रिटर्न तो भी आंसर भी सेम आएगा, उसमें लॉजिक भी कुछ गलत नहीं होता है ज्यादा, ठीक है। लेकिन हमें अकाउंट्स बताता है नहीं, आप माइनस करके लिखो, एक फॉर्मेट है माइनस करके लिखो, इसी फॉर्मेट को हमें मान के चलना है, माइनस करके लिखना पड़ेगा। जैसे परचेज रिटर्न होता है तो परचेज से लेस करके लिखते हो, लेकिन है तो वो क्रेडिट आइटम ना, मतलब परचेज जब परचेज रिटर्न होता है तो वो क्रेडिट आइटम होता है। उसी तरह से देखो डेप्रिसिएशन जो कि एक डेबिट आइटम है लेकिन ये लेस करके लिख रहे हैं, मतलब ये क्या है, ये वैसे तो डेबिट आइटम है। और ये देखो इधर किधर रिकॉर्ड हुआ है, इधर डेबिट साइड हुआ है, इधर डेबिट साइड है तो क्या हुआ, ये माइनस करके है मतलब ये डेबिट साइड का आइटम है ही, ठीक है, ये क्रेडिट साइड का आइटम होना चाहिए। तो ये माइनस करके लिखना एक फॉर्मेशन है लेकिन ऑपोजिट ही एंट्री हुआ है, ठीक है, ऑपोजिटली एंट्री हुआ है। ये एक्चुअली कुछ मैचिंग कंसेप्ट के लिए भी होता है, ये देखो ये मैचिंग कंसेप्ट के लिए भी होता है। और मैचिंग कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, जब तुम लोग सर के पास जो लोग कर रहे हो बेसिक ऑफ अकाउंट्स या फिर जिन लोग का हो गया है उन लोगों को तो पता है मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है। देखो हम भी एक बार बता देते हैं, मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब होता है, अभी देखो हम लोगों ने जो किया ये भी एक मैचिंग प्रिंसिपल है, ठीक है। मैचिंग प्रिंसिपल में हम लोगों ने यहाँ पर डेप्रिसिएशन का क्या दिखाया, डेप्रिसिएशन में हम लोगों ने ये दिखाया कि जितना हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है इस एसेट का, 5 लाख में हम लोगों ने सिर्फ 50,000 अभी तक यूज किया है, बाकी यूज नहीं किया है। तो जितना हम लोग रेवेन्यू जनरेट करेंगे उतना ही हमें एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसका मतलब हम लोगों ने 50,000 रुपीज का फिक्स्ड एसेट को यूज करके कुछ रेवेन्यू जनरेट किया होगा, ये बिजनेस के काम में आया होगा, तो हमें एक्सपेंस भी उतना ही रिकॉर्ड करना चाहिए, बाकी हमारा रह जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। और मैचिंग प्रिंसिपल में हमारा रेवेन्यू वाला कंसेप्ट भी आता है। जैसे देखो जब हम लोग परचेज और सेल रिकॉर्ड करते हैं तो परचेज कर लिया हम लोगों ने, और सेल जब हम लोग करते हैं तो जितना हमारा एक्सपेंस, ये देखो इफ ए सर्टेन रेवेन्यू एंड इनकम इज एंटर्ड इन द ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब जब बाय सेल्स लिखते हो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर कोई इनकम दिखाते हो, ऑल एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू इट, मतलब उस सेल को करवाने के लिए या फिर उस अर्निंग को करने के लिए हम लोगों ने कुछ ना कुछ तो खर्चा किया होगा। जैसे सेल करने के लिए पहले स्टॉक खरीदा होगा, अगर इंटरेस्ट हम लोगों ने अर्न किया है तो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट परचेज किया होगा। तो ये एक मैचिंग होना चाहिए कि अगर हमारा कुछ अर्निंग हो रहा है तो उस अर्निंग को ऑकर्ड करने के लिए हम लोगों ने क्या क्या खर्चा किया है, ठीक है, और इसका एक मैच होना चाहिए, दैट इज द मैचिंग प्रिंसिपल, ठीक है, इसको मैचिंग प्रिंसिपल बोला जाता है। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन भी है, वो भी देखो कुछ एक्सेप्शन ऐसा है, मैच नहीं होता है, मतलब मैचिंग प्रिंसिपल को हम लोग फॉलो नहीं कर सकते। जैसे कि लॉस हुआ कब, अगर मान लो resulting from the fall of selling price below the cost or from some debts turning bad must similarly be debited to the profit and loss account। अच्छा, इसका मतलब देखो कब कब हमारा एक्सेप्शन ऑकर होता है। जैसे
फायर ऑकर हुआ और गुड्स लॉस्ट हो गया, जो तुम लोग लिखते हो ट्रेडिंग अकाउंट में गुड्स लॉस्ट बाय फायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अपना लॉस तो दिखा रहे हैं, लेकिन इसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ इनकम तो नहीं दिखा पा रहे, क्योंकि यहाँ तो कुछ इनकम हो नहीं रहा है, तो ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। 2-3 पॉइंट है जो कि मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है, जैसे कि फायर लग के स्टॉक जल जाना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डेबिट ही डेबिट करते हैं, यहाँ पर हमारा स्टॉक जल गया, लेकिन यहाँ पर हम लोग अपना कुछ अर्निंग मतलब मैचिंग प्रिंसिपल यहाँ पर फॉलो नहीं हुआ। या फिर मान लो अचानक से सेलिंग प्राइस जो है वो कम हो गया, मार्केट में सेलिंग प्राइस जो है वो कम हो गया। जैसे देखो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, जैसे मान लो नया मोबाइल ही है, अभी लॉन्च हुआ, मान लो उसका प्राइस है 10,000, अगर बहुत ज्यादा डिमांड में चल रहा है, कुछ दिन बाद देखना उसका प्राइस हो गया 8,000, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कुछ दिन बाद खरीदोगे तो सस्ते में मिल जाता है। तो इस वजह से जो लॉस हुआ इसको हम लोग जब रिकॉर्ड करते हैं तो इसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ क्रेडिट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर भी मैचिंग प्रिंसिपल जो है इसका एक्सेप्शन हो गया, ये हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और सबसे इजी और एक एग्जांपल है जैसे कि बैंक डेट, जब बैंक डेट हुआ तो लॉस हुआ, तो इसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ भी क्रेडिट नहीं कर पाते, ठीक है। मतलब मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब ही इतना हो गया ना कि जितना हम लोग एक्सपेंस करेंगे उसके रिगार्डिंग हमें रेवेन्यू दिखाना चाहिए, बट ये सब केसेस या फिर और भी कुछ केसेस हो सकते हैं जहां हम लोग मैचिंग प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में बेसिकली हमें क्या क्या मिलता है। देखो ट्रेडिंग में तुम लोग क्या लिखते हो, पता तो है ही तुम लोग को। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, टू परचेज, अगर कुछ रिटर्न है तो लेस परचेज रिटर्न, अच्छा, टू डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस लिख देते, समझाएंगे डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। और अगर प्रॉफिट आया तो टू ग्रॉस प्रॉफिट, एक बार प्रॉफिट मान के चल रहे हैं, और यहाँ पर बाई सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, बाई क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये चीज हम लोग करते हैं। मुझे बताओ यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक किस में शो होता है, हम पॉइंट में बता देते हैं, कॉस्ट प्राइस में या फिर सेल प्राइस में। बताओ ये जो ओपनिंग स्टॉक है ये हमें कौन से प्राइस में शो होता है। कॉस्ट का मतलब होता है जिस प्राइस में हम लोग खरीद के ला रहे हैं, जैसे मान लो 100 रुपए में एक कुछ भी क्या बोले 100 रुपए में मान लो एक बुक खरीद के ला रहे हो, उसे 110 में बेच रहे हो, तो ये कॉस्ट हो गया, ये सेल प्राइस हो गया। बताओ ओपनिंग स्टॉक किस में रहता है, सेल में या कॉस्ट प्राइस में? कॉस्ट, अच्छा। परचेस, परचेस से रिटर्न लेस करने से हमें नेट परचेस मिलता है, और ये कौन सा प्राइस रहता है, कॉस्ट। अच्छा, अब डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब होता है जिस प्रोडक्ट को हमें बेचना है उस प्रोडक्ट को गोडाउन तक पहुंचाने के लिए या फिर सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए या लोकेशन तक लाने के लिए जितना भी खर्चा होता है, जैसे कि वेजेस हो सकता है, हाँ कॉस्ट होता है, ये वेजेस भी हो सकता है, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, ये सब जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। तो ये सब कॉस्ट में होता है। अच्छा, ये क्लोजिंग स्टॉक बता दो, ये जो नहीं बिका वही तो क्लोजिंग स्टॉक होगा, ये किस में रहता है? ये भी कॉस्ट में होता है। क्लोजिंग स्टॉक किस में रिकॉर्ड होता है? कॉस्ट और मार्केट प्राइस, इसमें क्या एप्लीकेबल होता है? कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लोअर होता है। तो एक बार हाँ, कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लोअर, इसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब ये व्हिच एवर इज लोअर वाला पार्ट भी बताएंगे, थोड़ी देर बाद आ रहा है। अब अभी थोड़ी देर के लिए इसको कॉस्ट ही मान के चलो, सिर्फ कॉस्ट मान के चलो, इस पॉइंट को एक बार इग्नोर करो। बताओ सेल किस में रहता है? सेल जो यहाँ पर रिकॉर्ड होता है सेल प्राइस। अब सेल प्राइस मतलब कॉस्ट प्लस क्या होता है? प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट। अब यही वाला प्रॉफिट जो है ना, यही वाला प्रॉफिट जो है ये यहाँ पर रिकॉर्ड होता है, यही वाला प्रॉफिट यहाँ पर रिकॉर्ड होता है, तभी जाके ये ट्रेडिंग जो है ये बैलेंस होता है, क्योंकि सब कॉस्ट में है। इधर अगर कॉस्ट में कुछ और लोड हो गया, जस्ट इसे तराजू के तरह सोचो, ठीक है, अगर ज्यादा कम हो रहा है तो इधर ज्यादा हो रहा है ना, क्योंकि अगर प्रॉफिट है तो ज्यादा होगा, अगर लॉस है तो इधर कम होगा, तब हम लोग का ग्रॉस लॉस इधर आएगा। लेकिन एक बार प्रॉफिट से ही समझा रहे, देखो तो सब कॉस्ट में है, ये कॉस्ट में है, ये कॉस्ट में, ये कॉस्ट में, अचानक से ये आ गया हमारा प्रॉफिट के साथ, तो ये जो प्रॉफिट है इसको इधर लिखते हैं, तब जाके ये दोनों बैलेंस हो जाता है, ठीक है, तब जाके ये बैलेंस हो जाता है। तो ये हमारा ट्रेडिंग का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है।
अब हम लोगों को यहाँ से देखो क्या कैलकुलेट दिखाया है, यहाँ पर हम लोग को क्या शो कर रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसका मतलब क्या है, देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है, लैंग्वेज क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जो गुड्स हमें बेचना है, जो गुड्स हमें बेचना है उसका कॉस्ट कितना है, इसे बोला जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो वो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि देखो इसी में एक अमाउंट लिख लेते हैं इसमें। तो सपोज हमारा ओपनिंग स्टॉक है 100 रुपीज का, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने परचेस किया 200 रुपीज का, तो टोटल हमारे पास 300 का स्टॉक है। उसमें से हम लोग मान लेते हैं कि हम लोगों ने 50 रुपीज का स्टॉक बचा, मतलब नहीं बेच पाए, बच गया, ठीक है, बचाए नहीं, बच गया, नहीं बेच पाए, क्योंकि बेचना ही हमारा टारगेट होता है। और यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस सपोज मान लो हो रहा है हमारा 50 रुपीज का, तो टोटल हमारे पास कितना स्टॉक था बेचने के लिए, बोल सकते हो हम, हमारे पास टोटल कितना स्टॉक था बेचने के लिए, बताओ टोटल हमारे पास कितना स्टॉक था बेचने के लिए। मेरे पास 100 रुपए का स्टॉक पहले से था, मैंने 200 रुपए का और स्टॉक खरीदा, तो टोटल कितने का स्टॉक हो गया, 100 प्लस 200 300। लेकिन उस स्टॉक को बेचने के लिए, सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए मैंने और भी 50 रुपीज का खर्चा किया, तो टोटल मेरे पास कितने रुपए का स्टॉक है, बताओ। क्या ये सबका टोटल मेरे 350, क्या यही तो मेरा टोटल स्टॉक हो गया। 350 में से मैंने कितने का स्टॉक बचा लिया, 50 रुपीज का स्टॉक बचा लिया, तो बताओ मैंने कितने रुपए का स्टॉक बेच दिया। नहीं समझ में आया मेरा बात, 350 हाँ 300 होगा ना, 350 माइनस हो जाएगा, मतलब ये देखो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, कॉस्ट ऑफ गुड्स है, हाँ परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये फॉर्मूला तो लिख दिया मैंने, लेकिन हम वही चीज समझाना चाह रहे थे। मेरे पास पहले से 100 रुपए का स्टॉक था, मुझे लगा और भी खरीदना चाहिए, मुझे अगर बेचना है, तो मैंने और भी 200 रुपए का स्टॉक खरीद लिया, ठीक है। और ये सब खरीद के मेरे बिजनेस लोकेशन तक पहुंचाने के लिए मैंने 50 रुपीज का खर्चा भी कर दिया। तो अब मेरे पास टोटल कितने का स्टॉक है, 350 रुपीज का स्टॉक है, ये हम चाहे तो बेच सकते हैं। और मैंने देखा बाद में कितना बेचा वो भी मैंने नहीं लिखा, मैंने देखा कि मैंने 50 रुपए का स्टॉक हम नहीं बेच पाए, मैंने देखा मेरा 50 रुपए का स्टॉक बच गया, ठीक है। तो इससे मुझे ये पता चलता है, तो बाकी स्टॉक कहाँ चला गया, 350 रुपीज का स्टॉक था, 50 बचा हुआ है, बाकी 300 कहाँ गायब हो गया। इसका मतलब मैंने 300 का स्टॉक बेच दिया है, तो ये मेरा क्या निकला, कॉस्ट, बिकॉज ये कॉस्ट में है, ये कॉस्ट में है, ये कॉस्ट में है, ये कॉस्ट में है, तो मेरा वैल्यू भी तो कॉस्ट में ही आएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, कॉस्ट निकल गया, किस गुड्स का, जो मैंने बेच दिया। कितने का गुड्स मैंने बेच दिया, 300। अब इसको मैंने कितने में बेचा है, अगर मान लेते इसको मैंने 50 रुपए प्रॉफिट लगा के बेचा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 350। अब जैसे कि मैंने कहा पूरा लॉजिकली हमारा ये ट्रेडिंग बैलेंस हो जाना चाहिए, तो बताओ यहाँ पर प्रॉफिट 50 दिखना चाहिए। मैंने अगर 350 में बेचा है 300 वाला स्टॉक, तो मेरा प्रॉफिट 50 दिखना चाहिए। मैंने सारा चीज लिख लिया, अब टोटल करके देखेंगे क्या मेरा लेजर बैलेंस होता है, होना तो चाहिए 400। यहाँ पर कितना, 2 और 1 300 और 50 50 400। तो समझ गए, सारा चीज कॉस्ट में रहता है, सिर्फ ये जो प्रॉफिट यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गया वही चीज इधर शो होता है। देखो ये प्रॉफिट इधर शो हो गया, और इसको तुम लोग बैलेंस करके निकालते हो, बट इस पे लॉजिक ये है हमारा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब वो स्टॉक जो हम लोग मतलब बेच दिए हैं, तो वो कैसे मिलेगा, पहले हमें देखना चाहिए कि हमारे पास कितने रुपए का टोटल स्टॉक अवेलेबल था, चाहे वो ओल्ड स्टॉक हो, दैट इज ओपनिंग स्टॉक, चाहे वो नया स्टॉक हो जो हम लोगों ने अभी खरीदा, और स्टॉक को खरीदने के लिए हमने जो भी खर्चा किया, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंस। हम लोगों ने टोटल इतने का स्टॉक बना लिया था अपने गोडाउन में, और बाद में देखा बस 50 रुपए का स्टॉक बचा हुआ है, तो मैंने 300 रुपए का स्टॉक बेच दिया, बट दिस इज नॉट द सेल प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस है, और इस पे मैंने प्रॉफिट लगा के बेचा होगा, ऐसे ही थोड़ी ना बेचेंगे। तो 350 में बेचा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरा प्रॉफिट। तो ये चीज वही बता रहा है, ओपनिंग स्टॉक एट परचेस, नेट परचेस देना पड़ेगा। नेट का मतलब अगर मेरा यहाँ पर कुछ रिटर्न है तो वो लेस करना पड़ेगा, रिटर्न कुछ था नहीं, अगर रिटर्न है तो वो लेस करना पड़ेगा ना, नहीं तो मेरा कॉस्ट गलत दिखेगा। मुझे सही दिखाना है, रिटर्न करने पे तो मेरा कॉस्ट रिड्यूस होगा, अगर हम उसे रिड्यूस नहीं करेंगे तो मेरा तो गलत दिखेगा यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, अब ये देखो डायरेक्ट एक्सपेंस, फिर यहाँ पर आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और ये यहाँ पर इन्होंने
थोड़ा सा अलग दिखाया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस करके क्लोजिंग स्टॉक निकालना बताया। ये जो मैंने तुम लोग को भी इक्वेशन बता दिया, इससे तुम लोग कुछ भी निकाल सकते हो, इसको समझ अगर लोगे तो कुछ भी निकाल सकते हो। जैसे इन्होंने क्या कर रखा है, इन लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक निकाल रखा है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकाल सकते हो, तुम्हारे पास कितना स्टॉक था, तुमने और कितना खरीदा, तुम लोग के पास 350 का स्टॉक था। अब उसके लिए मुझे पता होना चाहिए मैंने कितने का स्टॉक बेचा। अगर मुझे पता है कि मैंने 300 रुपए का कॉस्ट वाला स्टॉक बेचा तो मेरा 50 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक दिखना चाहिए, ठीक है। चाहे जो भी पूछे हम लोग, अगर लॉजिकली चलेंगे तो हम लोग अपना आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो ये जो एग्जांपल है इसको समझा देते हैं। यहाँ पर क्या बोला है देखो, फर्स्ट ईयर द नेट परचेस, मतलब नेट परचेस का मतलब रिटर्न माइनस करने के बाद है 1 लाख एंड दैट 15,000 वर्थ ऑफ गुड्स वेयर नॉट सोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो बोल रहा है कि 1 लाख का हम लोगों ने परचेस किया था और 15,000 का हम लोग नहीं बेचे, ठीक है, नॉट सोल्ड यानी क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो अब क्या क्या इंफॉर्मेशन है मेरे पास, परचेस का इंफॉर्मेशन है, क्लोजिंग स्टॉक मैंने इतना खरीदा था, इतना मेरा क्लोजिंग स्टॉक में बचा हुआ है। द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी 85,000। ये क्यों हो रहा है देखो, मेरे पास अगर 1 लाख का स्टॉक था और मैंने देखा कि मेरे पास अभी 15,000 का स्टॉक बचा हुआ है, तो बाकी कहाँ गायब हो गया, बाकी जो है वो कहाँ गायब हो गया। सोचो तुम लोग के पास 1 लाख का स्टॉक तुम लोगों ने खरीदा था और देखा ईयर एंड होने के बाद कि अभी तुम लोग के पास सिर्फ 15,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है, तो बाकी कितना है जो कि अभी नहीं दिख रहा है, बताओ। 1 लाख से 15,000 माइनस करोगे पता है 85,000। अब वो कहाँ चला गया, अब सेल करने के लिए खरीदे हो तो सेल ही हुआ होगा। हमें तो ये नहीं बोला कि गुड्स लॉस्ट बाय फायर, ये सब तो कुछ नहीं बोला है, वो सब भी कंडीशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को तो ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो 85,000 का हम लोगों ने सेल कर दिया, ये देखो बोल रहा है 85,000 का हम लोगों ने सेल कर दिया। If in the next year purchases are 1,50,000 and cost of goods sold is 1,45,000, the closing stock will be 20,000 calculated as follows। अब इसके बाद ये इंफॉर्मेशन देके बोल रहा है कैसे क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे। तो देखो 85,000 मेरा क्या बना, सेल बन गया, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर मेरा ओपनिंग स्टॉक फिर से कितना होगा, मतलब यहाँ पर 2 साल का डेटा दिया हुआ है। एक तो मुझे ये दिया हुआ है कि फर्स्ट देखो, फर्स्ट ईयर, ये देखो फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, मेरे पास 1 लाख का स्टॉक था और मैंने ईयर एंड में देखा मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 15,000 का स्टॉक है, तो 85,000 का स्टॉक मैंने बेच दिया, ये मेरा सेल हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर, मतलब ये फर्स्ट ईयर का सिचुएशन हुआ, 1 लाख था, 15,000 के मतलब 15,000 बचा, तो मैंने सेल कितना किया, 85,000। फिर ये बिजनेस जब मेरा नेक्स्ट फिर से रन करवा रहे हैं तो मेरे पास अभी कितना स्टॉक है, अभी मैंने खरीदा है कि नहीं, वो अगर नहीं पढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन को तो बताओ क्या हम लोगों के पास थोड़ा बहुत कुछ स्टॉक है जो हम लोग बेच सकते हैं, क्या एनी अवेलेबल स्टॉक है, बताओ। मेरा बात समझ में आ रहा है कि कुछ भी और स्टॉक है हमारे पास अवेलेबल जो हम लोग बेच सकते हैं, अगर हम लोग नया कुछ परचेज नहीं करते फिलहाल तो बेचने के लिए है ना हमारे पास, कितना है ये क्लोजिंग स्टॉक हम लोग बेच सकते हैं, तो 15,000। इसी को, हाँ इसी को नेक्स्ट हम लोग क्या बोलेंगे, ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे, इसी को नेक्स्ट हम लोग ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे। और उसके बाद देखो हम लोगों ने 1.5 लाख का फिर से परचेज किया। इफ इन द नेक्स्ट ईयर परचेज आर 1,50,000, अब बताओ कितना स्टॉक अवेलेबल है, 15,000 तो ओपनिंग स्टॉक था और हम लोगों ने फिर से 1.5 लाख का 1,65,000, ये जो इन लोगों ने कर रखा है 1,65,000। अब बोल रहा है ये लोग कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 1,45,000। अब हम लोगों ने जो प्रोडक्ट बेच दिया है उसका कॉस्टिंग था 1,45,000, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा। अगर मेरे पास टोटल 1,65,000 का स्टॉक अवेलेबल था जिसमें से मैंने 1,45,000 का बेच दिया तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक होगा 20,000, ठीक है। तो बात इतना सा है, हमें किसी भी तरह से पूछ सकता है, लेकिन अगर तुम लोग इस मैटर को मतलब एकदम क्लियरली समझ जाते हो कि ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, वो कैसे वैल्यूएशन होता है कॉस्ट में, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट में होता है। क्लोजिंग स्टॉक कैसे पता चलता है कि सेल करने के बाद जो हमारा बचा हुआ है, जितना हम लोगों ने खरीदा था और सेल करने के बाद जो बचा हुआ है वो क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो हम लोग कोई भी आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो ये फॉर्मेट जो दिया है ये तुम लोग को पता भी है और मैंने तुम लोग को भी लिखवाया भी। और देखो डायरेक्ट एक्सपेंस में हमारा क्या क्या आ सकता है, अगर तुम्हें नाम चाहिए तुम लोग को तो देखो फ्रेट एंड कैरेज। और एक चीज देखना, अगर इसके पीछे इनवर्ड लिखा हुआ है तुम लोग को फ्रेट इनवर्ड फ्रेट आउटवर्ड दोनों मिलेगा। अगर कोई इनवर्ड खर्चा है, इनवर्ड मतलब प्रोडक्ट को अपने घर मतलब अपने बिजनेस तक पहुंचाने के लिए जो खर्चा होता है वो इनवर्ड होता है। आउटवर्ड खर्चा भी होता है, फ्रेट आउटवर्ड भी तुम लोग सुने होंगे जो तुम लोग पीएल में लिखते होंगे। अब ये क्यों पीएल में लिखा जाता है और इनवर्ड को ही क्यों यहाँ लिखा जाता है, इनवर्ड मतलब
स्टॉक को लेके आने के लिए जो फ्रेट कैरेज हम लोग पे कर रहे हैं दैट इज इनवर्ड, ठीक है, हमारे पास आ रहा है। आउट मतलब भेज रहा है। जैसे हम लोग अगर अपने प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवरी करते हैं, ठीक है, और उसमें अगर हम लोग मान लो डिलीवरी चार्जेस लगाते हैं, अब वो कभी कभी रिकवर फ्रॉम कस्टमर भी कर देते हैं, और तुम लोग ऑनलाइन में ऑर्डर करके देख सकते हो, कभी कभी लिखा हुआ रहता है डिलीवरी चार्जेस फ्री, मतलब कंपनी रिकवर नहीं कर रही है। अब पॉलिसी कुछ भी हो, अगर वो हमारा प्रोडक्ट में ही उस कॉस्टिंग को मान ले रही है या हमें खुश करने के लिए लिख रही है कि डिलीवरी चार्जेस कुछ नहीं है, वो तो अलग बात है, वो तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम जो प्रोडक्ट खरीद रहे हो वो सच में उसका प्राइस उतना है कि नहीं। लेकिन जो लिखा हुआ रहता है, कभी लिखा हुआ रहता है डिलीवरी चार्जेस 20 रुपीज, 50, 100 भी होता है, कभी लिखा हुआ रहता है नो डिलीवरी चार्जेस एप्लीकेबल। तो ये होता है कैरेज आउटवर्ड। प्रोडक्ट को कस्टमर के घर तक पहुंचाने के लिए अगर हम लोग अपना कोई भी खर्चा करते हैं कैरी करके उसको लेके जाने के लिए, दैट इज लेके जा रहे हैं, कैरेज आउटवर्ड। और जब लेके आ रहे हैं तो कैरेज इनवर्ड। जब हम लोग बेचने के लिए अपने शॉप तक या अपने गोडाउन तक लेके आते हैं तो इनवर्ड वाला सारा खर्चा लगता है, चाहे वो फ्रेट हो चाहे वो कैरेज हो। और आउटवर्ड मतलब जब कस्टमर तक पहुंचाते हैं, और कस्टमर तक जब पहुंचाते हैं तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाता है, इसीलिए वो पीएल में जाता है। इसके अलावा क्या होता है देखो, वेजेस हो जाएगा, कस्टम्स एंड इंश्योरेंस, ठीक है। ये इंश्योरेंस कौन सा है? एक इंश्योरेंस ऐसा है जिसका तुम लोग पीएल में भी लिखते हो। ये कौन सा इंश्योरेंस है? ये स्टॉक के ऊपर बना हुआ इंश्योरेंस है। ये भी तुम लोग इंटर में पढ़ोगे, एक चैप्टर ही होता है इंश्योरेंस क्लेम का, ठीक है, लॉस ऑन स्टॉक एंड लॉस ऑन प्रॉफिट। अगर हम लोग अपना स्टॉक के ऊपर इंश्योरेंस कर रखते हैं और बाई चांस अगर हमारा स्टॉक लॉस्ट हो जाता है तो उस पर हमें क्लेम मिल जाता है, ठीक है। तो ये होता है इंश्योरेंस। और कस्टम्स ड्यूटी होता है, ठीक है, मतलब टैक्स होता है। अच्छा, वेजेस, ये सब प्रोडक्ट को अपने लोकेशन तक पहुंचाने के लिए लगता है, इसीलिए ये ट्रेडिंग में जाता है। वेजेस यानी किसी लेबर को हम लोग ले रहे हैं ताकि वो हमारा प्रोडक्ट घर तक पहुंचाए, तो उनको पेमेंट करना पड़ेगा, तो वेजेस। गैस, वाटर एंड फ्यूल, तो नॉर्मली ये जो गैस, वाटर एंड फ्यूल जो है ये मैन्युफैक्चरिंग में आना चाहिए, जबकि ये लोग बोल रहा है कि अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ रहे और हमें ट्रेडिंग ही प्रिपेयर करने के लिए बोले, मींस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग है, तो फिर ये ट्रेडिंग में जाना चाहिए। फैक्ट्री एक्सपेंस, देखो फैक्ट्री का एक्सपेंस ये सब तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का पार्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्यों दिया है? तुम लोग को नहीं लगता ये मैन्युफैक्चरिंग का होना चाहिए? फैक्ट्री यानी तो मैन्युफैक्चरिंग का बात हो गया। अब ये सब इसीलिए यहाँ पर दे रहा है कि बाई चांस हमें मतलब हमें क्वेश्चन में बोला है ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाओ, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओ, ऐसा कुछ नहीं बोला है, जबकि ये सब एक्सपेंस दिया हुआ है, तो कहाँ पर उसका ट्रीटमेंट करना है? फिर उसका ट्रीटमेंट ट्रेडिंग में करो, ठीक है। और रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन का मतलब होता है कि अगर हम लोग, रॉयल्टी का मतलब क्या होता है देखो, अगर हम लोग जैसे मान लो जो कोल माइंस होता है, ठीक है, कोल माइंस में भी रॉयल्टी का एप्लीकेशन होता है, या फिर कोई बुक्स वगैरह लिखता है तो उसमें भी रॉयल्टी, जैसे एक सिंपल अगर समझाए तो रॉयल्टी का मतलब ये होता है जब हम लोग किसी के यहाँ रेंट में रहते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसका घर यूज करते हैं लेकिन वो घर हमारा नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें पूरा उसको यूज करने का राइट मिल जाता है क्योंकि हम लोग उनको क्या दे रहे हैं? रेंट दे रहे हैं। उसी तरह से हम लोग अगर चाहे तो किसी का इन्वेंशन हो, ठीक है, या फिर किसी का बुक्स, जैसे मान लो रॉयल्टी में बुक्स के बारे में अगर देखो कि बुक्स जो है राइटर लिखते हैं लेकिन उसे पब्लिशर्स करते हैं, ठीक है, पब्लिशर्स अपना वहां पर मेहनत करके उसे बिकवाने का कोशिश करते हैं, एडवर्टाइजमेंट वगैरह, तो पब्लिशर्स के साथ राइटर का एक एग्रीमेंट हो जाता है कि आपको इतना % हम पे कर देंगे, ठीक है, तो आपको हम रॉयल्टी देंगे। रॉयल्टी इसीलिए क्योंकि बुक तो उन्होंने नहीं लिखा, पब्लिशर्स ने बुक नहीं लिखा, बुक तो राइटर ने लिखा है, तो उनका पूरा राइट्स है कि उनको उसके ऊपर रॉयल्टी मिले। तो ये सब रॉयल्टी का बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है। तो अगर हम लोग प्रोडक्शन करने के लिए किसी का कुछ यूज कर रहे हैं तो उसके लिए अगर हम लोग रॉयल्टी दे रहे हैं तो वो भी हमारा ट्रेडिंग का पार्ट होगा, यानी डायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा, यहाँ पर देखो उसी क्वेश्चन को कैसे करवाया है, फिर जो अभी हम लोगों ने निकाला कि 20,000 का क्लोजिंग स्टॉक था, ओपनिंग इन्वेंट्री आया था 15,000, परचेस किया 1.5 लाख, और हम लोगों ने सेल्स दिखाया यहाँ पर 2 लाख। अच्छा, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री 20,000 हो रहा है, सेल्स 2 लाख दिखा है, मतलब इन लोगों ने प्रॉफिट कुछ जोड़ा होगा इसमें कि कितना प्रॉफिट ये लोग लगाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ था, ये देखो 2 lakh, then the gross profit will be 55,000. Sales return after adjustment for sales return. अच्छा, यहाँ पर एक मिनट देख लेते हैं इन लोगों ने क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया था।
यहाँ पर तो बोला नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट इज यूजुअली असर्टेन बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, बट यहाँ पर जीपी इन लोगों ने एज्यूम किया होगा, देख लेते हैं। 2 लाख में सेल किया है, ऐसा इन्होंने एज्यूम किया है। 1,45,000 आया था हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये लोग एज्यूम कर रहे हैं कि 2 लाख में सेल किया है, तो फिर जीपी कितना हो गया 55,000, इधर सेल्स कितना लिखेंगे 2 लाख। बस इसी को टी शेप में कंप्लीट किया है, क्योंकि तुम लोग को तो टी शेप में ही करना है, तो टी शेप में इसको कंप्लीट किया है। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट का क्या क्या आइटम होता है ये तुम लोग को पता ही है। ओपनिंग इन्वेंट्री तभी ऑकर होगा अगर बिजनेस पुराना है, अगर नया बिजनेस है, इसी साल स्टार्ट हुआ है, तो कभी भी ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं आ सकता है। क्लोजिंग दोनों केस में आएगा, ठीक है। कैसे आएगा, आज अगर हम लोग इसी साल बिजनेस स्टार्ट किया तो जो भी खरीदे हैं वो परचेज, ओपनिंग इन्वेंट्री कैसे आएगा, परचेज एंड परचेज रिटर्न। अगर हम लोग कुछ परचेज कर रहे हैं और परचेज रिटर्न कर रहे हैं, दोनों का इफेक्ट ट्रेडिंग में आता है, ठीक है। और परचेज रिटर्न इस तरह से दिखाया जाता है, ये तुम लोग को पता है, लेस करके दिखाया जाता है। और इसका एंट्री क्या होता है, देखो, परचेज रिटर्न टू परचेज, परचेज रिटर्न डेबिट टू परचेज, परचेज रिटर्न करने से परचेज का वैल्यू कम हो जाता है, तो परचेज एक डेबिट आइटम है, कम होने से वो क्रेडिट हो जाएगा, इसीलिए इसको लेस करके लिखा जाता है, ठीक है। परचेज रिटर्न को हम लोग लेस करके लिखते हैं, और ये ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट ये लेस करके इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि इसका एंट्री क्या है, देखो, परचेज रिटर्न टू परचेज, और ट्रेडिंग में हम लोग ट्रेडिंग टू परचेज अकाउंट करते हैं, तो फिर परचेज में ये देखो एडजस्ट इस तरह से होगा, ये देखो ट्रेडिंग अकाउंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे एडजस्ट होगा, टोटल जितना परचेज है उसको हम लोग टू परचेज लिखेंगे और वहां से रिटर्न को लेस कर देंगे, तो नेट हमें दिख जाएगा, उसे लेस करके ही लिखना है, हम लोग बाई साइड में नहीं लिख सकते। अच्छा, कैरेज और फ्रेट इनवर्ड आएगा, ये मैंने पहले भी बता दिया क्यों आएगा और ये क्या होता है। वेजेस भी मैंने बता दिया, सेल्स रिटर्न भी बता दिया। क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे वैल्यू किया जाता है उसका भी मैंने छोटा सा बताया। स्टॉक कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, ये AS1 कहां पर तो मैंने बताया था, ये देखो AS1 मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 होता है, जो कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के बारे में बताता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताया गया है कि हमें अपना स्टॉक का वैल्यू हमेशा कैसे करना चाहिए, कॉस्ट या फिर मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, मार्केट प्राइस या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी इसे बोला जाता है। तो जो कम होगा उसी में हमें अपना स्टॉक का वैल्यू करना चाहिए। मतलब मैंने 10,000 वाला मोबाइल मान लो 5 खरीद के रखा है बेचने के लिए, और मैंने सोचा है कि एक मोबाइल 12,000 में बेचेंगे। जैसे ही मैंने खरीदा 2 दिन बाद उसका मार्केट प्राइस कम हो गया, मेरा मार्केट प्राइस हो गया 10,000 की जगह हो गया मान लो 8,000, अब भी हम 12,000 में बेचेंगे तो कोई क्यों खरीदेगा। हो सकता है इसमें बाकी लोग जो लोग 8,000 से आज खरीद रहे हैं वो उस पे 2,000 प्रॉफिट लगा के 10,000 में बेच रहे हैं, तो वो मेरे से नहीं खरीदेंगे ना। इसीलिए क्यों किया गया है, इसका रीजन भी मैंने बताया, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, लोअर लेंगे तभी हम लोग करेक्ट सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए AS1 हमें बोलता है कि कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, उस पे आप अपना स्टॉक का वैल्यूएशन करो, तभी आप अपना बिजनेस रन करवा सकते हैं। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, इसका रूल्स भी बताएंगे क्यों ये दिया हुआ है। क्लोजिंग इन्वेंट्री, नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक तुम लोगों को ट्रायल बैलेंस के बाहर मिलेगा एडजस्टमेंट के हिसाब से, लेकिन अगर कभी भी क्लोजिंग इन्वेंट्री ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर दिया हुआ है तो इसको सिर्फ और सिर्फ कहां पर लिखना है, बैलेंस शीट में, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तुम लोग 2 जगह लिखते हो, एक बार ट्रेडिंग में लिखते हो बाय क्लोजिंग स्टॉक, एक बार बैलेंस शीट में लिखते हो। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है, ट्रायल बैलेंस में अगर अपीयर कर रहा है तो सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर जितना आइटम होता है वो एक बार लिखा जाता है, ट्रायल बैलेंस के बाहर जितना आइटम होता है वो हमेशा 2 बार लिखा जाता है। इसका रीजन ये है कि बाहर जितने भी आइटम है उसका जर्नल एंट्री नहीं हुआ है, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स बनते बनते वो सब ट्रांजैक्शन फिर से हुआ, इस वजह से ट्रायल बैलेंस के अंदर हम लोग उसको नहीं ला पाए। तो अगर उसका एंट्री, उसका इफेक्ट दिखाना है, क्योंकि इफेक्ट तो दिखाना ही पड़ेगा, अगर इफेक्ट दिखाना है तो उसका एंट्री करना है, एंट्री करने से हमें पता है समथिंग डेबिट तो समथिंग क्रेडिट होता है, इसीलिए 2 जगह एडजस्ट होगा। और ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया है तो इसका मतलब वो ऑलरेडी एडजस्टेड है, तो हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उसको क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंस शीट में दिखाना है, वो फिर हमारा ट्रेडिंग में नहीं जाएगा। This is because it has already been adjusted to arrive at cost of goods sold, मतलब cost of goods sold निकालने के लिए ही तो हम लोग ट्रेडिंग में लिखते हैं। देखो ये क्लोजिंग स्टॉक इसीलिए लिखते हैं ताकि हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता चले, ये तो इसका एक बेनिफिट है ना। जैसे हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता करना है तो हम लोग 50 रुपीज ऐसे लिख दिए तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता चल गया। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर 50 लिखा हुआ है, मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये ऑलरेडी परचेज से क्लोजिंग स्टॉक लेस करके लिखा हुआ है,
इसका मतलब है परचेस से ये तो क्लोजिंग स्टॉक लेस ही हो रहा है, वो ऑलरेडी किया हुआ है, तो फिर हमें ट्रेडिंग में नहीं शो करना है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे और कहीं नहीं दिखाएंगे। ये देखो द वैल्यूएशन प्रिंसिपल क्या है, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिच एवर इज लोअर, ये भी मैंने बताया, ये हमें फॉलो करना है। अब देखो ट्रेडिंग में तुम लोग कैसे एंट्री करते हो, तुम लोग तो लेजर पोस्टिंग करते हो, लेकिन एक्चुअली ट्रेडिंग एक नॉमिनल अकाउंट है, ट्रेडिंग में जब जब खर्चा होगा तो उसे डेबिट करोगे, तो हम लोग स्टॉक खरीद रहे हैं तो डेबिट होगा, तो टू परचेज, अब जो पुराना स्टॉक है वो भी तो एक्सपेंस है, तो टू ओपनिंग इन्वेंट्री, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, वेजेस को वेजेस पे करेंगे तो खर्चा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस, फ्रेट पे कर रहे हैं तो खर्चा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू फ्रेट, अगर सेल करेंगे तो ऑब्वियसली इनकम है तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट होगा, तो ये देखो सेल्स अकाउंट, सेल करने से सेल्स अकाउंट डेबिट, अगर स्टॉक बच जाता है तो वो भी क्रेडिट होगा, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग डेबिट क्रेडिट होगा, तो ट्रेडिंग एक नॉमिनल अकाउंट है, अगर यहाँ खर्चा होता है तो उसे डेबिट किया जाता है, या अगर इनकम होता है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। उसके बाद अगर प्रॉफिट या लॉस जो भी हो वो पीएल में ट्रांसफर होता है। देखो अगर प्रॉफिट होता है तो वो कैसे ट्रांसफर होगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू पीएल, तभी हम लोग क्या लिखते हैं, बाई जीपी, एक्चुअली हमें क्या लिखना चाहिए, हमें ऐसे लिखना चाहिए बाई ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन ये चीज हम लोग फॉलो नहीं करते, बाई ट्रेडिंग अकाउंट जीपी ये लिखना चाहिए, क्योंकि हमारा तो ट्रांसफर जो है वो तो ट्रेडिंग अकाउंट से हो रहा है, जीपी तो उस पॉइंट का नाम है, तो ऐसे लिखना चाहिए, लेकिन हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, ये जीपी और ये अलाउड है, हम लोग ये बाई जीपी लिखते हैं, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग अपना प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं, कहां पर, पीएल में, अगर लॉस हो तो लॉस को भी ट्रांसफर करेंगे, और देखो पीएल भी एक नॉमिनल अकाउंट है, अगर प्रॉफिट ट्रांसफर होता है तो पीएल क्रेडिट होगा, और अगर लॉस ट्रांसफर होता है तो पीएल डेबिट होगा, देखो ये भी एक नॉमिनल अकाउंट होता है, ट्रेडिंग पीएल दोनों ही नॉमिनल अकाउंट होते हैं। अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस ऑफ फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ है 31 मार्च 2020 ऑफ मेसर्स क्या है, दीपाक्षी शोज फॉलोइंग डिटेल्स। अच्छा परचेज सेल, अच्छा ट्रायल बैलेंस तुम लोग को पता है क्या होता है, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में क्या क्या लिखा हुआ रहता है, या तो एक्सपेंस लिखा हुआ रहता है, या तो फिर क्या लिखा हुआ रहता है, एसेट लिखा हुआ रहता है, और जो क्रेडिट साइड है यहाँ पर क्या लिखा हुआ रहता है, इनकम और क्या लिखा हुआ रहता है, लाइबिलिटी, ठीक है, तो इनकम और लाइबिलिटी, तो ये एसेट के लिए होता है, ये लाइबिलिटी के लिए होता है, और ये इनकम के लिए भी होता है। तो मुझे बताओ परचेज इसमें से कौन सा है, 10 लाख है या 12 लाख है, परचेज कौन सा है, 10 लाख, 10 लाख, और 12 लाख मेरा सेल्स है, डेटर कौन सा है 5 लाख, क्रेडिटर कौन सा है 4 लाख, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, अच्छा ये सब एसेट है ना, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब एसेट है, इसलिए देखो डेबिट साइड ये करंट एसेट है, ठीक है। अच्छा अदर एक्सपेंसेस एंड इनकम, ये देखो एक्सपेंस मतलब ये वाला, इनकम मतलब ये वाला, फिक्स्ड एसेट एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ये फिक्स्ड एसेट, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ये कैपिटल, जो क्रेडिट आइटम है क्रेडिट साइड की। अब मैं क्या बोला है, एडिशनल इंफॉर्मेशन नीचे दिया हुआ है, क्रेडिटर्स बैलेंस as on 1st of April 2019 is 3 लाख। अच्छा 1st अप्रैल 2019 मतलब इस ईयर के स्टार्टिंग में क्रेडिटर को हमें 3 लाख पेमेंट करना था, ये बैलेंस दिख रहा है, मतलब इतना पेमेंट करना था, हमें क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, हमें सीओजीएस और अमाउंट पेड टू क्रेडिटर ये दोनों कैलकुलेट करना है। तो सीओजीएस हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो हम यहीं पर दिखा देते हैं। सीओजीएस का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बताओ मेरे पास टोटल कितना स्टॉक था, मेरे पास स्टॉक कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने 10 लाख का परचेस किया था, तो ये हम बेच सकते हैं, ठीक है। अच्छा और बताओ मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कितने का था, 2 लाख का था, तो ये भी हम बेच सकते हैं, तो मेरे पास टोटल स्टॉक बेचने के लिए कितना अवेलेबल है, 12 है ना। अच्छा और मुझे ये बता, कुछ भी नहीं समझ में आया, बात पूरा कट गया। नेटवर्क के इशू की वजह से कुछ भी नहीं सुनाई दिया, कितना बोले, 12 लाख, ये देखो 10 लाख और 2 लाख, टोटल 12 लाख मेरे पास बेचने के लिए अवेलेबल था, ठीक है। अच्छा अब मुझे पूछा गया है कि बताओ गुड्स बेच दिया, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, तो अभी अभी देखो नॉर्मली तुम लोग ऐसे अगर कैलकुलेशन किए हो, मुझे नहीं पता तुम लोग कैसे कैलकुलेशन किए हो, तुम लोग बोलोगे अगर मैंने 3 लाख का स्टॉक नहीं बेचा क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक है, तो मैंने कितने का स्टॉक बेच दिया, 12 लाख में से 3 लाख हटाने से 9 लाख होता है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने तुम लोग को एक चीज बताई, ये रॉन्ग होगा, क्यों,
अगर क्लोजिंग स्टॉक मेरे ट्रायल बैलेंस के अंदर, ये ट्रायल बैलेंस है, इन्होंने बता दिया, तो अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो इसका इफेक्ट ट्रेडिंग में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका इफेक्ट अगर ट्रेडिंग में नहीं आएगा तो क्लोजिंग स्टॉक का तो कोई यहाँ पर पार्ट हुआ ही नहीं, इसका मतलब 12 लाख COGS है। अब क्यों नहीं आएगा, इसीलिए नहीं आएगा, ये हमें मान लेना है कि परचेस हम लोगों ने जो दिखाए यहाँ पर 10 लाख और जो क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख है, तो यहाँ पर ऑलरेडी 3 लाख, हाँ 3 लाख एडजस्टेड है, ये माइनस किया हुआ है। अब इसको अगर टी शेप में दिखाना चाहते हो तो देखो और भी सिंप्लीफाई करके समझ जाओगे, क्या करोगे, तुम लोग को बोला है COGS निकालो, तो ये ट्रेडिंग, ठीक है, ये ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पर लिखोगे टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा 2 लाख, ठीक है। अच्छा टू परचेज हो जाएगा 10 लाख, बाई यहाँ पर सेल्स तो दिया नहीं है हमें, हाँ सेल्स दिया है, बाई सेल्स 12 लाख, ठीक है, तो बाई सेल्स 12 लाख हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग बाई क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे, ठीक है, बाई क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर 12 लाख और यहाँ पर 12 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर अगर ऐसे लिखेंगे तो प्रॉब्लम ये हो गया, टू परचेज यहाँ पर 10 लाख और 2 लाख 12 लाख हो गया, यहाँ 12 लाख दिखा रहा है, पूरा ही सेल हो गया ना, इसीलिए हो रहा है, शायद पूरा ही सेल हो गया, 12 लाख का 12 लाख ही सेल हो गया, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ये है और परचेज मेरा ये है, तो मेरा 12 लाख का COGS हो रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 12 लाख का है, लेकिन मैंने बेचा क्या 12 लाख में, ये तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 12 लाख जो है ये नहीं होना चाहिए, फिर मेरा GP क्यों नहीं आ रहा है, GP भी तो आना चाहिए, अगर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर नहीं लिखेंगे तो मुझे GP भी तो यहाँ शो करना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक अगर मेरा परचेज से एडजस्ट किया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक मेरा परचेज से एडजस्ट किया हुआ है, अच्छा अगर यहाँ पर हम 13 लाख एक बार कर देते हैं और यहाँ पर अगर 3 लाख लिखते हैं तो भी तो मेरा 15 हो जा रहा है, ये क्या हो गया, ट्रेडिंग में इस तरह से क्यों नहीं हो रहा, ऐसे भी तो होना चाहिए, ऐसे भी तो होना चाहिए, क्यों नहीं होगा, फिर से एक बार देखते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक 1 2 3 2 लाख, टू परचेज 10 लाख, सेल्स 12 लाख है, सेल्स तो इधर ही लिखते हैं तो इधर लिखेंगे बाई सेल्स 12 लाख, तो दोनों साइड तो 12 लाख ऐड हो गया। क्लोजिंग स्टॉक बताया है 3 लाख, जो कि यहाँ लिखना ही नहीं है, क्योंकि जब ट्रायल बैलेंस के अंदर रहता है तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिख सकते, इसीलिए जब मैंने नॉर्मल किया तो 10 लाख था और मैंने और भी 2 लाख था और 10 लाख, टोटल 12 लाख का मैंने सेल कर दिया, तो यहाँ पर भी 12 लाख लिख रखा है, तो ये कैसे होगा, यहाँ पर फिर इस तरह से तो नहीं कैलकुलेट कर सकते, GP तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि इन्होंने सेल भी 12 लाख दे रखा है, तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है, कुछ तो प्रॉब्लम है डेटा में, ठीक है। हम लोग को देखो COGS निकालने बोले वो हम लोग निकाल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 12 लाख आ रहा है, अब ये लोग क्रेडिट यहाँ पर दिखा रहे हैं 12 लाख, तो ये तो कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि 12 लाख अगर सेल दिखा रहा है तो सेल मतलब तो उसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा, और मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही अगर 12 लाख आ रहा है और बोल रहे कि पूरा सेल हो गया, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये कैसे पॉसिबल है, क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख, छोड़ो, हम लोग COGS हमें निकालने बोला था, हम लोग COGS ऐसे निकाल सकते, ठीक है, ऑलरेडी एडजस्टेड था तो 12 लाख, सिंस क्लोजिंग स्टॉक अपीयर इन ट्रायल बैलेंस इट मींस फॉलोइंग एंट्री हैज ऑलरेडी बीन पास्ड, ये देखो ये एंट्री ऑलरेडी हो चुका है, क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज, मतलब परचेज से 3 लाख ऑलरेडी लेस किया हुआ है, और अगर ये क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर रहता तो हम लोग कैसे लिखते, 13 लाख का परचेज दिखाना चाहिए था, 13 लाख परचेज होता और 2 लाख का ओपनिंग स्टॉक, 15 लाख और लेस कर देते, क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाता, क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख लेस कर देते तो कितना आता 12 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता 12 लाख, इस तरह से होता, अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर रहता तो वो 13 लाख लिखा हुआ रहना चाहिए। अच्छा, और इसके अलावा हम लोग को यहाँ पर और एक ट्रेडिंग अकाउंट भी प्रिपेयर करने बोला है, देखो ट्रेडिंग अकाउंट भी प्रिपेयर करने बोला है, तो ये हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते, ट्रेडिंग बोल रहे सॉरी, क्रेडिटर का बैलेंस, क्रेडिटर अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोला है, तो क्रेडिटर अकाउंट, तो क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस कितना है बताओ, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख, क्रेडिटर लाइबिलिटी होता है, तो बाई बैलेंस BD कितना लिखे 3 लाख। अच्छा, उसके बाद ये बताओ कि यहाँ पर क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस कितना है 4 लाख, टू बैलेंस CD, क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस हो गया
4 लाख। अच्छा, क्रेडिटर रिलेटेड टू क्रेडिट परचेज होता है, तो मुझे ये बताओ कि हमारा परचेज कितना है। परचेज हम लोगों ने कितना किया था, 10 लाख हम लोगों ने परचेज किया था, लेकिन क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक वहां से लेस किया हुआ है, तो मैंने 10 लाख का प्लस 3 लाख टोटल 13 लाख का परचेज किया था, और इसमें 3 लाख मेरा एडजस्टेड है, तो 3 लाख लेस किया हुआ, तो मेरा टोटल परचेज कितना हो रहा है 13 लाख। तो हम कितना लिखेंगे, बाई परचेज, क्योंकि क्रेडिट परचेज का एंट्री क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। परचेज कितना हो जाएगा 13 लाख, तो यहाँ पर हमारा 13 लाख और यहाँ पर कितना है 3 लाख, 3 और 13 कितना हो जाएगा 16 लाख, और इधर भी 16 लाख। 16 लाख से 4 लाख माइनस करने से 12 लाख आएगा। फिर 12 लाख क्या आ रहा है, 12 लाख आएगा। क्रेडिटर को हम लोगों ने जितना पेमेंट किया, क्रेडिटर डेबिट होने का मतलब ये क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक किया कैश, तो हम लोगों ने 12 लाख का पेमेंट कर दिया, तो ये क्रेडिटर अकाउंट बनेगा। ठीक है, हम लोग को क्रेडिटर अकाउंट जैसे प्रिपेयर करने बोला था। यहाँ पर मेन पॉइंट है हम लोगों ने क्रेडिटर से कितना परचेज किया, वो हमें ध्यान में देना चाहिए। वैसे तो परचेज 10 लाख दिखा रहा है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इसके अंदर है, तो ये 10 लाख में से 3 लाख मतलब 3 लाख लेस करने के बाद 10 लाख का परचेज दिख रहा है। इसका मतलब यही होता है कि ये ऑलरेडी एडजस्ट किया हुआ है, क्योंकि परचेज से ही तो क्लोजिंग स्टॉक बनता है, तो इसीलिए हम लोग इसको ऐड बैक करेंगे, 13 लाख हो जाएगा। और ओपनिंग स्टॉक कभी ऐड नहीं होगा, क्योंकि वो तो प्रीवियस परचेज का था, हमें तो करेंट ईयर का डेटा देखना है, और प्रीवियस परचेज का जो था उससे तो क्रेडिटर जनरेट हो रखा है ना 3 लाख का। ये देखो यहाँ पर क्या है 13 लाख इस तरह से। अच्छा, इलस्ट्रेशन 2, यहाँ पर देखो क्या बोला है, ओपनिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब ही स्टॉक होता है। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, सेल्स, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड और क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये बोला है हमें करने। क्या बोला है, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर trading account of Messrs ABC Traders for the year ended 31st of March 2020 and pass necessary closing entry in journal proper of Messrs ABC Traders। हमें जर्नल एंट्री भी पास करने बोला है, तो इसका ट्रेडिंग तो हम लोग बहुत इजीली बना सकते हैं। बताओ क्या क्या लिखना चाहिए ट्रेडिंग में, हम यहीं पर दिखा देते हैं। ट्रेडिंग में लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग स्टॉक कितना हो जाएगा 1 लाख। टू परचेज, परचेज भी लिखना पड़ेगा, कितना है 6,72,000। टू कैरेज इनवर्ड, अभी तो पता है सारा इनवर्ड खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है 30,000। वेजेस, टू वेजेस, वेजेस हो जाएगा 50,000। अच्छा, रिटर्न भी था, ठीक है चलो, रिटर्न इनवर्ड था, रिटर्न आउटवर्ड था, वो भी लिखना पड़ेगा। बाय क्लोजिंग, बाय सेल्स लेस रिटर्न करेंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 2 लाख। मुझे बताओ यहाँ पर सेल जो है 11 लाख, उसमें से कौन सा रिटर्न मेरा माइनस होगा, परचेज से कौन सा होगा, परचेज वाला माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लिख सकते। सेल থেকে रिटर्न इनवर्ड, सेल से रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड रिटर्न इनवर्ड कितना है 1 लाख, तो कितना हो जाएगा 10 लाख। और यहाँ पर टू परचेज 6,72,000 और लेस करेंगे रिटर्न आउटवर्ड, यहाँ से रिटर्न आउटवर्ड लेस होगा और जो है 72,000, तो ये 6 लाख आ जाएगा। ठीक है, ये 6 लाख आ गया, ये तुम लोग ठीक से लिखो, मैंने यहाँ पर लिखा 6 लाख। अच्छा, ये देखो 10 लाख और 2 लाख कितना हो गया 12 लाख। ठीक है, 12 लाख और माइनस इधर कितना हो जाएगा, ये 6 और 1 7 7 और यहाँ पर 7 लाख 80 हो रहा है, तो 12 लाख माइनस 7 लाख 80,000, तो यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है 4,20,2 जीपी। ठीक है, 4,20,000, तो ये बिल्कुल आसान सा था, ये ऐसा नहीं कि तुम लोग नहीं कर सकते, इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से कर दिया, तुम लोग अपने कॉपी में इसको कर सकते हो। ठीक है, ये एकदम इजी एक ट्रेडिंग अकाउंट दिया था, तो ट्रेडिंग अकाउंट तो हमारा बन गया। हमें और नेसेसरी क्लोजिंग एंट्री, अब ये क्लोजिंग एंट्री क्या होता है, देखो क्लोजिंग एंट्री कैसे पास करवाना है, तो ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसीलिए हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। जब हम लोग मेन क्वेश्चन में जाएंगे तब हम लोग करेंगे, मतलब डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, यहाँ पर नहीं करेंगे। तो ये देखो कैसे प्रेजेंटेशन करना है इन द बुक्स ऑफ मेसर्स एबीसी ट्रेडर, ये तुम लोग को पता है, लिखना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट कौन से ईयर का है और इस तरह से करना पड़ेगा। क्लोजिंग एंट्री का मतलब क्या होता है, देखो क्लोजिंग एंट्री का मतलब है यहाँ पर जो हम लोगों ने एंट्री पास करवाया है
उसका कैसे हम लोग जर्नल प्रॉपर में एंट्री करेंगे। जर्नल प्रॉपर में किस चीज का एंट्री होता है, अगर जब हम लोग सब्सिडियरी बुक्स पढ़ते हैं तो वहां पर कैश बुक होता है, सेल्स डे बुक होता है, सेल्स रिटर्न डे बुक होता है, परचेज रिटर्न डे बुक होता है, परचेज डे बुक होता है। तो सारा एंट्री वो सारे सब्सिडियरी बुक्स में आ जाता है। और ऐसा एंट्री जो कि उस सब्सिडियरी बुक्स में नहीं आता है, कोई भी सब्सिडियरी बुक्स में जाके एप्लीकेबल नहीं होता है, वो सारा एंट्री जर्नल प्रॉपर में आता है। मतलब सिंपल जर्नल एंट्री, हमें जर्नल एंट्री पास करवाना है। जैसे देखो ये रिटर्न हुआ है, तो रिटर्न आउटवर्ड टू परचेस, क्योंकि जब रिटर्न हो रहा है तो हमारा एंट्री क्या हो रहा है, परचेस मेरा कम हो रहा है, तो परचेस नॉर्मली डेबिट होता है, तो परचेस कम हो गया तो परचेस क्रेडिट। क्यों हुआ, क्योंकि रिटर्न हो गया। देखो बीइंग ट्रांसफर ऑफ रिटर्न टू परचेस अकाउंट, हम लोगों ने परचेस अकाउंट में रिटर्न को ट्रांसफर किया और परचेस को कम करके दिखा दिया। सेल्स का भी वैसे ही होगा, सेल्स नॉर्मली करने से गेन होता है, इनकम होता है, तो क्रेडिट करते हैं। और अगर हमारा सेल्स रिटर्न आ गया तो उतना इनकम हमारा कम हो जाएगा, तो इनकम को कम करना है तो उसे गेन दिखाते हैं जब हमारा इनकम हो रहा है, और जब हमारा इनकम कम हो जा रहा है तो उसका ऑपोजिट दिखाएंगे, डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू रिटर्न इनवर्ड। और उसके बाद देखो ये जो सेल्स बुक कर रहे हैं हम लोग 10 लाख का, तो सेल्स टू ट्रेडिंग, तो अगर तुम लोग देखोगे यहाँ पर सेल्स अकाउंट डेबिट हुआ है 1 लाख से, ठीक है। यहाँ पर फिर सेल्स अकाउंट यहाँ पर कितना दिखाया गया है, सेल्स अकाउंट दिखाया गया है 10 लाख का, तो एक्चुअली टोटल 11 लाख का सेल था। देखो सेल्स डेबिट दोनों मिला के कितना हो रहा है, 11 लाख का हो रहा है, लेकिन उसमें से मेरा 1 लाख का जो है वो रिटर्न हो गया। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न करने से मेरा सेल इतने से डेबिट हो गया, और ये जो है ये ट्रेडिंग में चला जाएगा। सेल्स अकाउंट बीइंग द ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ सेल्स अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये जब हम लोग ट्रांसफर करें तभी हम लोग ट्रेडिंग में लिखते हैं बाय सेल्स बोल के। ट्रेडिंग में इनकम हो रहा है मेरा 10 लाख का, ये नेट एंट्री क्या हुआ है। अच्छा, उसके बाद देखो ट्रेडिंग में तो मैंने बताया क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री, ट्रेडिंग टू ओपनिंग इन्वेंट्री टू परचेज, जो अमाउंट था लिख दिया 1 लाख का ओपनिंग इन्वेंट्री था, परचेज 6 लाख, वेजेस 50,000, कैरेज इनवर्ड और क्लोजिंग इन्वेंट्री। जस्ट तुम लोग को वो जो मतलब यहाँ पर बना हुआ है उसको तुम लोग लेजर से जर्नल भी कर सकते हो। ये देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये देखो। और ट्रेडिंग टू ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट तुम लोग क्या लिखते हो, टू ग्रॉस प्रॉफिट, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट, इसको अगर रीड करोगे तो इसका एंट्री इसी तरह से आएगा। और ग्रॉस प्रॉफिट जब ट्रांसफर करेंगे पीएल में तो जीपी टू पीएल, ठीक है। तो जो तुम लोग लेजर पोस्टिंग करते हो उसी का जर्नल, ठीक है, वही चीज यहाँ पर क्या हुआ है। अब देखो, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट को सबसे पहले ब्रॉट डाउन करते हैं, चाहे वो ग्रॉस प्रॉफिट हो चाहे ग्रॉस लॉस हो, जो भी आए उसे हम लोग ब्रॉट डाउन करते हैं। उसके बाद हम लोग सारा इनकम और गेन्स यहाँ पर शो करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। अब यहाँ पर जो फॉर्मेट है देखो, यहाँ पर हम लोग कितने तरह का इनकम लिखते हैं। देखो इनकम साइड अगर जाए तो अदर इनकम लिखते हैं, मतलब बिजनेस रिलेटेड नहीं, बिजनेस रिलेटेड इनकम कहाँ लिखना है, ट्रेडिंग में। और बिजनेस छोड़ के भी अगर हम लोग किसी और तरह से अर्निंग करते हैं, जैसे कि मान लो डिस्काउंट मिला परचेजर से या फिर किसी रीजन से कमीशन मिला, ठीक है, तो अदर इनकम। अच्छा, अदर इनकम हमारा दो तरह का होता है। देखो एक ट्रेडिंग वाला भी होता है, एक नॉन ट्रेडिंग। जैसे देखो डिस्काउंट मिल रहा है, ये बिजनेस रिलेटेड ही मिल रहा है, मतलब हम लोगों ने मान लो ह्यूज अमाउंट का परचेज किया और उस वजह से क्रेडिटर ने हमें डिस्काउंट दिया, तो ये वन टाइप ऑफ इनकम हो गया। ये यहाँ पर आता है पीएल में, क्योंकि ये डायरेक्ट इनकम नहीं है, ये हमेशा ऐसा जरूरी नहीं कि होगा, ये डायरेक्ट इनकम नहीं है। कमीशन मिला तो ये भी हमारा अदर इनकम में आएगा। इसके अलावा एक नॉन ट्रेडिंग इनकम भी होता है। नॉन ट्रेडिंग मतलब जो हमारे ट्रेडेड इनकम नहीं है, जैसे कि बैंक से इंटरेस्ट मिलना। तो देखो बैंक से जो इंटरेस्ट मिल रहा है ये क्यों मिला, क्योंकि हम लोगों ने बैंक पे पैसा रखा इसलिए मिला। लेकिन बैंक पे पैसा रखना हमारा कोई बिजनेस नहीं है, ये हमारा कोई काम नहीं है, इसलिए ये नॉन ट्रेडिंग इनकम है। या फिर मान लो मैंने एक प्रॉपर्टी रेंट में दिया था और उससे मुझे इनकम मिल रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी को रेंट में देना ही मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो कुछ और है, ठीक है। तो ये हो गया नॉन ट्रेडिंग इनकम। डिविडेंड फ्रॉम शेयर, मुझे शेयर से डिविडेंड अर्न हुआ, ये भी मेरा नॉन ट्रेडिंग इनकम। अब इसको और भी थोड़ा अच्छे तरीके से समझाते हैं। नॉन ट्रेडिंग इनकम देखो, डिविडेंड फ्रॉम शेयर मतलब शेयर कौन इशू करता है, शेयर इशू करता है कंपनी, ठीक है, शेयर इशू करता है कंपनी। तो कंपनी का काम है शेयर इशू करना, हमारा काम नहीं है। हम लोग शेयर खरीद रहे हैं, हमारा काम क्यों नहीं है, बिकॉज हम लोग कंपनी नहीं है। अगर हम लोग कंपनी हो तो अलग बात है, क्योंकि हम लोग तो इंडिविजुअल का ट्रेडिंग पढ़ रहे हैं ना। मतलब आज अगर तुम लोग इंडिविजुअली कोई
भी बिजनेस ओपन करते हो तो तुम लोग के लिए शेयर से इनकम क्या होगा, शेयर से अदर टाइप ऑफ इनकम होगा, क्योंकि शेयर में पैसा लगाना ही अगर तुम लोग का काम है, जैसे राकेश झुनझुनवाला करते हैं, उनका काम है शेयर में ही, सिर्फ वो जिंदगी में जितना भी पैसा कमाए हैं सिर्फ शेयर से ही कमाए हैं, ठीक है, तो वो उनका मेन इनकम हो गया। अगर तुम लोग का ऐसा कोई इनकम है कि तुम लोग शेयर से ही पैसा लगा के अपना अर्निंग वगैरह करते हो, वो तुम्हारा मेन इनकम है, लेकिन तुम लोग के पास कुछ पैसा बच रहा है बिजनेस करने के बाद, तुम लोग शेयर खरीद रहे हो, उससे डिविडेंड मिल रहा है, तो वो नॉन ट्रेडिंग इनकम है, ठीक है। अब मान लो बैंक, अगर बैंक को भी इंटरेस्ट मिल सकता है, जैसे बैंक में जाके अगर हम लोग लोन लेते हैं तो बैंक को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो बैंक का अर्निंग है, क्योंकि बैंक भी तो एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, उसे भी तो चलाने के लिए उसके पास भी पैसा होना चाहिए, तो बैंक को पैसा कैसे मिलता है, बैंक लोगों को लोन देता है, उससे बैंक को रिटर्न मिलता है, और भी बहुत तरीका है बैंक के पास अर्निंग करने का। तो यहाँ पर एक हम बता रहे हैं कि बैंक किसी को लोन दिया है, उसका इंटरेस्ट मिल रहा है, वो बैंक का अर्निंग है, तो वो बैंक का मेन काम है, तो वो बैंक का अर्निंग है। लेकिन मान लो अगर हम लोगों ने किसी को लोन दिया और हम लोग को इंटरेस्ट का अर्निंग हो रहा है, वो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बाय इंटरेस्ट अर्निंग, ठीक है, लेकिन लोन देना हमारा काम नहीं है कि हम लोग उसको अपना ट्रेडिंग इनकम माने। अगर हम लोग लोन देने वाली कंपनी होंगी या फिर हमें लोन देना ही हमारा काम है, तो फिर वो ट्रेडिंग में चले जाना चाहिए, ठीक है। वैसे ये सर्विस प्रोवाइड हो जाता है, वो तो प्रोडक्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए देखो नॉन ट्रेडिंग इनकम मतलब बैंक से हमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, ये हमारा बिजनेस नहीं है, हम लोग बैठे बैठे सिर्फ बैंक में पैसा रखते हैं, वहां से इंटरेस्ट कमाते हैं और अपना घर चलाते हैं, ऐसा बात नहीं है। थोड़ा बहुत पैसा एक्स्ट्रा है जिसको बैंक में रख रहे हैं और बैंक हमें अपने एक स्पेसिफिक रेट पे इंटरेस्ट दे रहा है, ये नॉन ट्रेडिंग इनकम है। अब प्रॉपर्टी देखो, जैसे जो प्रोमोटर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका अपना जो अर्निंग है वो मेनली प्रॉपर्टी के रेंट से ही आता है, तो वो उनका मेन इनकम हो गया। लेकिन तुम लोग के पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा था, तुम लोगों ने एक फ्लैट खरीद लिया, उसको रेंट पे दे दिया, लेकिन बिजनेस कुछ और चीज का कर रहे हो, तो रेंट जो मिल रहा है, ये जो अर्निंग हो रहा है, ये तुम लोग का नॉन ट्रेडिंग होगा। एबनॉर्मल गेन्स, जैसे मान लो एक मशीन बेच दिया, उससे प्रॉफिट हो गया, एक इन्वेस्टमेंट बेच दिया, उस पे प्रॉफिट हो गया, तो ये सब होता है एबनॉर्मल गेन। ये सब इस तरह से आइडेंटिफाई इसीलिए किया जाता है ताकि हम लोग अपने बिजनेस का ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग ये सब इनकम को आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। तो ये सब हमारा बिजनेस इनकम नहीं है, ठीक है, ये हमारा बिजनेस इनकम नहीं है, इसलिए ये पीएल में आता है, ट्रेडिंग में नहीं आता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्सपेंस को हम लोगों ने कितने पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। एक होता है मैनेजमेंट एक्सपेंस, क्योंकि बिजनेस को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट का जरूरत होता है, जैसे कोई स्टाफ वगैरह हो गया, ठीक है, तो ये मैनेजमेंट एक्सपेंस, जैसे कि सैलरी, ऑफिस रेंट, रेट्स, टैक्सेस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, टेलीफोन, पोस्टेज, इंश्योरेंस, ऑडिट फीस, लीगल चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, पता है तुम लोगों को सब, लेकिन क्या क्या होता है वही हम बता रहे हैं। तो ये हो गया मैनेजमेंट का एक्सपेंस। अब मेंटेनेंस में जैसे मान लो रिपेयर्स, रिन्यूअल्स, अगर कोई एसेट वगैरह है उसे रिपेयर्स करवाना पड़ रहा है, तो रिपेयर्स, कोई लाइसेंस वगैरह है उसे रिन्यू करवा रहे हो, तो मेंटेनेंस एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन जो लगता है वो मेंटेनेंस एक्सपेंस होता है। और प्रोडक्ट को बिकवाने के लिए हम लोग अगर कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर रहे हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे सेलिंग स्टाफ को हम लोग सैलरी दे रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कर रहे हैं, गोडाउन में प्रोडक्ट को रख रहे हैं तो गोडाउन रेंट, कैरेज आउटवर्ड, जैसे मैंने कहा कि अगर हम लोग कस्टमर का ऐसा फैसिलिटी देते हैं, आपको आना नहीं पड़ेगा खरीदने के लिए, हम आपके घर पे पहुंचा देंगे, आप मुझे डिलीवरी चार्जेस दे दीजिएगा, दैट इज कैरेज आउटवर्ड। तो ये भी एक मार्केटिंग पॉलिसी है, ठीक है। बहुत से लोग नहीं जाना चाहते, तो उनके पास अगर प्रोडक्ट पहुंच जाए उनके लिए वेल एंड गुड होता है, तो दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। बैड डेट, वो भी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का ही पोर्शन होता है, बिकॉज सेल करते हो तभी बैड डेट होता है क्रेडिट सेल पे। प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट का मतलब होता है वो सारे डेटर का हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जो हमें डाउट है कि बैड डेट होगा, ऐसा जरूरी नहीं कि बैड डेट होगा ही, अगर हमें डाउट है कि बैड डेट हो सकता है तो उसके लिए हम लोग प्रोविजन क्रिएट करते हैं और इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम होता है। इसका मैटर कैसे होता है देखो, जैसे मान लो मार्केट में डेटर का मतलब ही हो गया क्रेडिट सेल, मैंने 2000 का क्रेडिट सेल किया था और मुझे पता चला कि मुझे कंफर्म है कि मुझे 200 रुपीज नहीं मिलेगा, ये कंफर्म है। कंफर्म होने से बैड डेट होता है, अगर कंफर्म है तो बैड डेट होता है, अदरवाइज बैड डेट नहीं होता है। तो मुझे 1800 मिलेगा, लेकिन इसमें भी तो ऐसा हो सकता है कि नहीं मिला, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें कुछ गुड डेटर है, कुछ बैड डेटर है, मुझे नहीं पता कौन गुड है कौन बैड है, लेकिन बिजनेस करते करते हर एक बिजनेसमैन को एक्सपीरियंस हो जाता है कि उसको ये 1800 में उसको कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, क्योंकि
उसे पता है कि कौन सा कस्टमर डाउटेबल वाला है और कौन सा कस्टमर डाउटेबल वाला नहीं है। तो अगर किसी को लगता है कि इसमें से भी मुझे 2% रिकवरी नहीं हो सकता है, तो वो क्या क्रिएट करेगा, पीबीडीडी। ये देखो, पीबीडीडी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, ठीक है। तो अगर एट द रेट ऑफ 2% क्रिएट करता है, 2% का मतलब उसे लगता है कि पिछले बार भी ऐसा कुछ हुआ था, तो इस बार भी 2% यानी 36 रुपीज हो सकता है मुझे नहीं मिलेगा। ये कंफर्म नहीं है, हो सकता है मुझे नहीं मिलेगा। तो मुझे कितना मिल सकता है, 1764। तो बैड डेट तो मैंने पीएल में चार्ज कर दिया, ठीक है। तो फिर इसका क्या करेंगे, ये तो अभी तक हुआ नहीं है, ये प्रोबेबल है, हो सकता है, मेरा एस्टिमेशन है 2% ऐसा हो सकता है। तो ये 36 को मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी से मुझे इसको एक मतलब लॉस बोल के हम इसको रिकॉर्ड करना चाहिए। बट ये तो रियली हुआ नहीं है, तो लॉस लिखना नहीं चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग इस लॉस के लिए प्रोविजन बना के रखते हैं कि सच में अगर मेरा 2% लॉस हुआ तो हम इस चीज को बैलेंस कर पाए, मुझे इस चीज का धक्का ज्यादा ना लगे। हम इस बिजनेस को मेंटेन करने के लिए 36 का हम क्या करेंगे, मेरे प्रॉफिट से इसको सेट असाइड करेंगे, मतलब हटा के रखेंगे। तो ये 36 रुपीज जो आ जाएगा, ये मेरा पीबीडीडी जो है, इससे मेरा प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि ये सब एक्सपेंस है, ये सब जब लिख रहे हैं हम लोग डेबिट साइड, तो इससे मेरा प्रॉफिट कम होते जा रहा है। तो पीबीडीडी का कंसेप्ट ये हुआ। और सेविंग कमीशन, अब फाइनेंशियल एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, जैसे कि बैंक चार्जेस, हम लोग कुछ लोन ले रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन लोन, डिस्काउंट ऑन बिल्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, कस्टमर को हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, जैसे डिस्काउंट रिसिप्ट होता है वैसे डिस्काउंट दे भी सकते हैं। परचेजर से मतलब क्रेडिटर से डिस्काउंट मिलता है और कस्टमर को डिस्काउंट देना पड़ता है। या फिर कुछ एबनॉर्मल लॉसेस भी हो सकता है, जैसे गेन हो सकता है मशीन सेल करके, वैसे मशीन सेल करके हमारा लॉस भी हो सकता है, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, लॉस बाय फायर भी हो सकता है। ये सब एडजस्ट करने के बाद हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट। अच्छा, और कुछ आइटम्स यहाँ पर बताए, जैसे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स तो मैंने बताया, ड्राइंग्स मतलब अगर इंडिविजुअल जो है, जो बिजनेस कर रहा है, वो अगर अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए कुछ पैसा निकालता है तो उसे ड्राइंग्स बोलते हैं। इस वजह से कैपिटल कम होता है, तो कैपिटल टू ड्राइंग्स होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स जब पे करेंगे वो भी हमारे कैपिटल को रिड्यूस करेगा, क्योंकि ये इंडिविजुअल टैक्स के अंडर आता है। अच्छा, डिस्काउंट रिसिप्ट एंड अलाउड, डिस्काउंट रिसिप्ट एंड अलाउड, ये तो टू टाइप ऑफ होता है डिस्काउंट। देखो, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है व्हेन ऑर्डर ऑफ गुड इज नॉट बिलो ए सर्टेन फिगर, ठीक है। नॉट बिलो ए सर्टेन फिगर मतलब ऐसा होता है कि आप अगर दो जैसे तुम लोग मॉल में अगर कभी जाते हो तो देखना कि लिखा हुआ रहता है, अगर 2 शर्ट टी शर्ट लोगे तो फिर तीसरे वाले पे इतना डिस्काउंट मिलेगा। मतलब जो क्राइटेरिया है उसे अगर हम लोग फुलफिल कर लेते हैं कि इतना सारा खरीदना है तो हमें एक ट्रेड डिस्काउंट मिल सकता है। इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस, तो जो हमारा सेल प्राइस होगा उससे वो कम हो जाएगा। मान लो एक टी शर्ट है 300 रुपए का, ठीक है, और दूसरा वाला भी है 300, तो दो 600 का लेने से तीसरा वाला जो है वो 100 में मिलेगा, तो टोटल मेरा 700। तो मुझे कितने का डिस्काउंट मिला, वो भी 300 का था तो मुझे 200 का डिस्काउंट मिला, वो मुझे इनवॉइस में दिखेगा। ओनली द नेट अमाउंट ऑफ इनवॉइस इज एंटर्ड इन द बुक्स, तो मुझे सिर्फ 700 का फिर एंट्री करना चाहिए। देयर इज नो फर्दर ट्रीटमेंट ऑफ द ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद इस ट्रेड डिस्काउंट का कोई भी एंट्री नहीं होता है, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट हमें एक्चुअली, तुम लोग जो डिस्काउंट रिसिप्ट डिस्काउंट अलाउड दिखाते हो वो कभी ट्रेड डिस्काउंट नहीं होता है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट जो बनता है वो लेस करने के बाद ही उसका इनवॉइस बनता है। तुम लोग जो लिखते हो वो कैश डिस्काउंट लिखते हो। कैश डिस्काउंट कब होता है, अगर हम कोई भी कस्टमर हमें टाइम पे पेमेंट करे, या फिर टाइम पे नहीं मतलब अर्ली पेमेंट करे, टाइम से पहले। ये देखो, पेमेंट बिफोर ए सर्टेन डेट, जब उसने पेमेंट करने का बात किया था उसके पहले अगर करता है तो कस्टमर को मोटिवेट रखने के लिए हम लोग प्रॉम्प्ट पेमेंट बोला जाता है उसे, प्रॉम्प्ट पेमेंट। ये देखो, कस्टमर को मोटिवेट करने के लिए हम लोग को उन्हें इंस्टेंट डिस्काउंट देना पड़ता है, उसे बोला जाता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी पीएल में नहीं आता है। जो पीएल में तुम लोग डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसिप्ट जो भी लिखते हो वो कैश डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं आता है। ये देखो, डिस्काउंट अलाउड करने से पीएल डेबिट, तभी तो तुम लोग टू डिस्काउंट अलाउड लिखते हो। डिस्काउंट मिलने से पीएल क्रेडिट, तो टू पीएल डिस्काउंट रिसिप्ट टू पीएल, ठीक है। तो बाय डिस्काउंट रिसिप्ट। रिबेट, रिबेट का मतलब क्या होता है, कभी कभी हम लोगों को कुछ रिबेट यानी छूट मिल सकता है। ये देखो, इट इज द अलाउंस गिवन टू कस्टमर व्हेन इज परचेज ड्यूरिंग ए पीरियड से 1 ईयर total up to a certain figure. Suppose a firm allows a rebate 4% to the customer whose purchase during the year are at least 5,000. मतलब
देखो इसका मतलब हुआ कि मान लो कोई कस्टमर जो है उसका मतलब कोई एक किसी ने अपना फर्म का एक सिस्टम बना रखा है कि अगर साल में 5,000 खरीदते हो तो आपको 4% डिस्काउंट मिलेगा। इसको बोला जाता है रिबेट, अगर हम लोग वो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। वन कस्टमर्स परचेज आर 4,500, ही विल नॉट गेट एनी रिबेट। ठीक है, अगर किसी का 4,500 ही हुआ है पूरे साल में तो उसको कोई रिबेट नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरा एक कस्टमर है जिसने पूरे साल भर में 5,100 का परचेज कर लिया उस पर्टिकुलर दुकान से, ठीक है, तो फिर उसे 4% का डिस्काउंट मिलेगा। तो 5,100 पे 4% का डिस्काउंट लगा के देखो 204 रुपए हो जाते हैं। देखो 204 रुपए हो जाते, ठीक है, तो ये 204 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये डिस्काउंट नहीं, इसे बोला जाता है रिबेट। ठीक है, अब रिबेट कस्टमर को अगर हम लोग अलाउड करेंगे तो एज ए बिजनेसमैन हमारे लिए लॉस है, एक्सपेंस है, रिबेट टू कस्टमर, और ये पीएल टू रिबेट बोल के चला जाएगा, पीएल में एक्सपेंस दिखाएंगे। अच्छा, बैड डेप्ट का तो मैंने तुम लोग को भी क्लियरली बताया। बैड डेप्ट होने से क्या एंट्री होता है? बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर, क्योंकि जब हम लोगों ने क्रेडिट सेल किया तो डेटर टू सेल्स, ठीक है। और जब बैड डेप्ट हो गया तो देखो अगर पैसा मिल जाता तो हम लोग क्या लिखते, कैश टू डेटर। अगर इसी का पैसा हमें डायरेक्टली मिल जाता तो कैश टू डेटर, तो देखो डेटर डेटर कैंसिल, कैश टू सेल, यही तो हमारा कैश सेल का एंट्री होता है। लेकिन अगर हम लोग दो स्टेप में कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग क्रेडिट सेल करते हैं तो हमें पेमेंट टू स्टेप में मिलता है। पहले वो प्रोडक्ट लेके चला जाता है कस्टमर, उसके बाद हमें पेमेंट करता है, तो यहाँ पर टू स्टेप इन्वॉल्व होता है। अगर यही कैश सेल होता तो कैश टू सेल वन स्टेप में कंप्लीट हो जाता। लेकिन अगर पैसा देने के जगह वो पैसा नहीं देगा ये कंफर्मेशन मिल जाता है, तो डेटर तो मेरा कैंसिल हुआ, डेटर तो कैंसिल, पैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन कैश को क्यों डेबिट करें? फिर हम मुझे किसे डेबिट करना पड़ेगा? मेरा लॉस है, पैसा नहीं आया, मेरा लॉस हो गया, बैड डेट, डेटर खत्म बट पैसा नहीं मिला, मेरा बैड डेट हुआ, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब इसे क्लोज कहाँ करना है? पीएल में, ठीक है, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हमारे पीएल में क्लोज होते हैं, तो इसे मुझे पीएल में क्लोज करना पड़ेगा। अब प्रोविजन का भी मैंने बताया, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा डाउटफुल डेटर हो सकता है तो हम लोग उसके लिए क्या क्रिएट करेंगे? प्रोविजन। तो प्रोविजन जब क्रिएट किया जाता है वो तो पीएल से क्रिएट किया जाता है, पीएल टू पीबीडीटी, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। और सच में अगर डाउटफुल डेट क्रिएट हो गया तो मान लो जैसे मैंने वहां पर 36 रुपीज आई थिंक मेरा आया था कि मैंने पीबीडीटी क्रिएट करके रखा है, और इसमें से मान लो 30 रुपीज का सच में मेरा लॉस हुआ, 6 रुपीज का नहीं हुआ। मैंने जो 2% वाला एग्जांपल लिया था ना, 34 या 36 आया था, तो 36 में मेरा 30, मेरा जो डाउट था वो 30 रुपीज का एग्जैक्ट प्रूव हो गया। तब मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो मैंने 36 रुपीज सेट असाइड किया था उस पैसे को मुझे यूज करना है मेरे लॉस को रिकवर करने के लिए। तो फिर हम क्या करेंगे? मेरा बैड डेट को हम कैंसिल करेंगे। किस तरह से? टू बैड डेट 30 रुपीज, कहां से रिकवर करवाएंगे? पीबीडीटी से, प्रॉफिट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। कितना था उसमें? उसमें 36 रुपीज पड़ा हुआ था, उसमें से मैंने 30 यूज कर लिया। अब कितना बचा हुआ है? 6 रुपीज अभी भी बचा हुआ है। तो मेरा एस्टिमेशन कभी कम भी हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पर किया, कभी ज्यादा भी हो सकता है। मैंने 36 किया बट देखा कि मैंने 40 रुपीज का मेरा बैड डेट हो गया, और कभी एग्जैक्ट भी हो सकता है। और ऐसा भी केस हो सकता है कि बैड डेट जो मैंने डिक्लेयर कर दिया था हो सकता है कि वो रिकवरी हो गया, उस इंसान ने बाद में आके मुझे पेमेंट कर दिया, तो फिर मुझे बैड डेट रिकवरी का एंट्री करना चाहिए, बैड डेट रिकवरी अकाउंट डेबिट टू पीएल। तो बाय बैड डेट रिकवरी, क्योंकि ये गेन होता है, ठीक है, ये गेन होता है। अब क्लोजिंग एंट्रीज देखो, क्लोजिंग एंट्रीज मतलब सारे एक्सपेंसेस को हमें पीएल में क्लोज करना पड़ता है। तो पीएल में जो भी डेबिट होगा तो पीएल डेबिट सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, अदर एक्सपेंस, ठीक है, एक्सपेंसेस सब पीएल को डेबिट करेगा, और कुछ इनकम या गेन्स है तो वो पीएल को क्रेडिट करेगा, लाइक डिस्काउंट रिसीव्ड, बैड डेट रिकवर्ड, मतलब जो रिकवरी ऑफ बैड डेट हो सकता है, पीएल टू कैपिटल। अब ये जैसे कि ट्रेडिंग से पीएल में ट्रांसफर होता है वैसे पीएल से कैपिटल में ट्रांसफर होता है, ठीक है। ये देखो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, फिर कैपिटल में वो ऐड हो जाता है, प्रॉफिट हो या लॉस हो। अगर प्रॉफिट है तो ऐड हो जाएगा, अगर लॉस है तो हमारे कैपिटल को कम कर देगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो इलस्ट्रेशन 3 में देखो क्या बोला है, Revenue, expenses and gross profit balances of Messrs ABC Traders for the year ended 31st of March 2020 were as follows. ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, सैलरी दिया हुआ है, सैलरी डिस्काउंट क्रेडिट 18,000 डिस्काउंट दिया हुआ है, फिर यहाँ पर 19,000 डेबिट, बैड डेट, डेप्रिसिएशन, लीगल चार्जेस, कंसल्टेंसी फीस,
ऑडिट फीस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टेलीफोन, पोस्टेज, टेलीग्राम, स्टेशनरी, इंटरेस्ट पेड एंड लोन। प्रिपेयर पीएल अकाउंट, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने बोला है। तो सबसे पहले जीपी ब्रॉट डाउन होगा। देखो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ से ही हम दिखाते हैं। देखो सबसे पहले जीपी ब्रॉट डाउन होगा। देखो बाय जीपी, देखो बाय ग्रॉस प्रॉफिट 4,20,000। अच्छा सैलरी, तो टू सैलरी 1,10,000। डिस्काउंट क्रेडिट है, क्रेडिट मतलब इनकम है, तो बाय डिस्काउंट होगा 18,000। देखो बाय डिस्काउंट होगा 18,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिस्काउंट डेबिट दे रखा है, मतलब एक्सपेंसेस है, हम लोगों ने कस्टमर को डिस्काउंट दिया होगा, तो ये टू डिस्काउंट अलाउड बोल के चला जाएगा। ये देखो टू डिस्काउंट अलाउड, यहाँ पर जरूर लिखा हुआ होगा 19,000 टू डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। बैड डेब्ट हुआ है, तो पीएल डेबिट होगा, पीएल डेबिट टू बैड डेब्ट। छोटा सा क्वेश्चन है, पीएल डेबिट टू बैड डेब्ट। डेप्रिसिएशन, तो टू डेप्रिसिएशन 65,000, टू लीगल चार्जेस 25,000, ये सब खर्चा है। लीगल चार्जेस 25,000, डेप्रिसिएशन 65,000। अच्छा उसके बाद कंसल्टेंसी फीस 32, ऑडिट फीस 1,000। ये देखो कंसल्टेंसी फीस 32,000, ऑडिट फीस 1,000। एक्चुअली इसको अरेंज करके लिखा है उन्होंने, मैनेजमेंट एक्सपेंस, मेंटेनेंस एक्सपेंस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इस पैटर्न में लिखा है इन लोगों ने। अच्छा उसके बाद देखो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 17, टेलीफोन 12, स्टेशनरी 27। ये देखो 12, 27, 17,000। अच्छा और यहाँ पर इंटरेस्ट पेड 70,000, फाइनेंस एक्सपेंस, ये देखो इंटरेस्ट पेड 70,000। ये कहाँ लिखा है इन्होंने, इंटरेस्ट, ये रहा 70,000 लास्ट में लिखा है। तो तुम लोग देख सकते हो इस पैटर्न को इन्होंने फॉलो किया है। देखो इस पैटर्न में इन्होंने लिखने का कोशिश किया है, ये वाला पैटर्न जो यहाँ पर बना हुआ है। ये देखो सबसे लास्ट फाइनेंशियल, उसके ऊपर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, उसके ऊपर मेंटेनेंस, उसके ऊपर मैनेजमेंट। इस तरह से इन्होंने ये वाला पीएल जो है वो लिखा है। अब इसको बैलेंस करोगे, नेट प्रॉफिट आ गया 43,000। अब इसका एंट्री देखो, यहाँ पर बोला है सो नेसेसरी क्लोजिंग एंट्री, तो क्लोजिंग एंट्री क्या बनेगा, देखो पीएल डेबिट, टू सैलरी, टू लीगल चार्जेस, टू कंसल्टेंसी फीस, टू ऑडिट फीस। देखो वही चीज लिखा है, ये देखो पीएल डेबिट, टू सैलरी, लीगल चार्जेस, कंसल्टेंसी फीस, ऑडिट फीस, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, पोस्टेज, स्टेशनरी, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट, इंटरेस्ट। और जब क्रेडिट हुआ तो डिस्काउंट रिसिप्ट टू पीएल, जो वहां पर लेजर पोस्टिंग है उसी से हमें जो है एंट्री करना है। ये देखो फिर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 4,20,000, फिर उस ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ, फिर नेट प्रॉफिट मिला हमें। ये देखो नेट प्रॉफिट 43,000 मिला, ठीक है। तो इसका एंट्री क्या होगा, पीएल टू नेट प्रॉफिट। इसका एंट्री हो गया पीएल टू नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट से कहाँ ट्रांसफर होगा, कैपिटल में, नेट प्रॉफिट टू कैपिटल। अब आ रहा है मेन सम्स, जहां पर अगर हमें कुछ एडजस्टमेंट बोले तो कैसे होगा। एडजस्टमेंट मतलब वही आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड वगैरह कैसे होगा। देखो जैसे रेंट, अगर आउटस्टैंडिंग, ये देखो if rent paid is 50,000 for a year and outstanding 14,000, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो रेंट 50,000 पे किया है लेकिन अभी भी 14,000 बाकी है, तो इसका मतलब पूरे ड्यूरिंग द ईयर कितना होगा 64, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ लिया कि हमें पूरे साल का खर्चा लिखना है। तो हम लोग को अभी 14,000 हम लोगों ने बाकी रखा है जो कि इसी साल का है, तो 64,000 पीएल में दिखाएंगे और आउटस्टैंडिंग का पार्ट बैलेंस शीट में चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह से देखो अगर इंटरेस्ट मिला है 1,50,000, एक्रूड मतलब ड्यू हो गया है, लेकिन जिनको इंटरेस्ट देना था उन्होंने अभी तक मुझे 45 नहीं दिया है, तो मेरा अर्निंग मुझे 1,95,000 दिखाना है। और ये जो 45,000 नहीं मिला है ये मेरे लिए एसेट है, क्योंकि मुझे मिलेगा तो ये मेरे लिए एसेट है। अगर टाइम पे मिल जाता तो इनकम होता, अगर टाइम के बाद मिल रहा है मतलब ड्यू हो गया है बट नहीं मिल रहा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं एसेट। तो ये देखो एक्रूड इंटरेस्ट, इसे करंट एसेट बोलते हैं, जिसको हम लोगों ने बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाया है, ये करंट एसेट होता है। अच्छा यहाँ पर देखो जैसे सब्सक्रिप्शन रिसीट इन एडवांस, हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन 70,000 का एडवांस ले रखा है, सब्सक्रिप्शन यानी चंदा, ठीक है। तो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीट है 1,75,000, लेकिन इसमें 70,000 ऐसा है जो कि एडवांस है। एडवांस का मतलब अभी भी इस पीरियड का नहीं है, एडवांस तभी होगा ना जब इस पीरियड का नहीं होगा। मान लो ये कौन सा मंथ चल रहा है, ये जून चल रहा है, ठीक है। जून का जो खर्चा है, अगर मुझे जुलाई का खर्चा भी कोई जून में दे देता है, ठीक है, मुझे अगर मान लो जुलाई का कुछ पेमेंट मुझे जून में मिल जाता है, अभी जून चल रहा है, तो वो मेरे लिए एडवांस होगा। तो एडवांस तो फिर नेक्स्ट मंथ का हो गया ना, उसी तरह ईयर में भी एप्लीकेबल होगा। ये नेक्स्ट ईयर का है 70,000, लेकिन हम लोगों ने अभी रिसीव कर लिया है, तो मुझे अर्निंग इसी साल का दिखाना है, तो वो माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस दिखा दिया। और मैंने सर्विस प्रोवाइड नहीं किया, उसके पहले ही मैंने इनकम ले लिया है,
70,000 एडवांस ले रखा है तो वो मेरे लिए लायबिलिटी है, इसीलिए वो करंट लायबिलिटी साइड में जाएगा। तो ये तुम लोग ऐसे मत सोचना कि एडवांस है प्रीपेड है तो वो हमेशा एसेट साइड में आएगा। डिपेंड करता है कि हमारा पॉइंट क्या है, मतलब इनकम है कि एक्सपेंस है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे सब्सक्रिप्शन इनकम है, इनकम मैंने जितना सर्विस नहीं दिया उससे ज्यादा ले रखा है तो फिर वो मेरे लिए लायबिलिटी होगा। अच्छा, उसके बाद रेंट का देखो, टोटल रेंट 50,000, 14,000 पर्टेन टू द नेक्स्ट ईयर। अच्छा, हम लोगों का टोटल रेंट है 50,000 और इसमें 14,000 जो है वो नेक्स्ट ईयर का है, अभी से मिल गया है तो फिर इसको लेस करना पड़ेगा क्योंकि मुझे तो ड्यूरिंग द ईयर का दिखाना चाहिए 36,000 और मैंने अगर एक्स्ट्रा किसी से रेंट ले रखा है जो कि मेरे इस साल का है ही नहीं, अभी उसने उस मंथ में रहा ही नहीं या फिर उस ईयर में रहा नहीं फिर भी दे दिया तो मेरे लिए लायबिलिटी है, प्रीपेड रेंट लायबिलिटी। अच्छा, यहाँ पर और एक एग्जांपल है देखो, if opening stock of stationery 15,000, direct expense 1,700, it is also given outside the trial balance, closing stock of stationery 5,000, the treatment is as follows। तो देखो क्या बोला है, ओपनिंग स्टॉक स्टेशनरी का दिया हुआ है इसलिए पीएल अकाउंट बना हुआ है, तो स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक है 15,000, डायरेक्ट एक्सपेंस ऑन इट मतलब इस स्टेशनरी को लोकेशन तक लाने के लिए खर्चा हुआ है 1,700, तो 15,000 का जो स्टेशनरी था वो 1,700 ऐड होके कितने का हो जाएगा, देखो 15,000 प्लस 1,700 ये हो जाएगा 16,700 का क्लोजिंग, मतलब स्टेशनरी का टोटल स्टॉक अवेलेबल है। इट इज ऑल्सो गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस के बाहर ही दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द स्टेशनरी, अब स्टेशनरी हम लोगों को दिखा कि 5,000 ही बचा ईयर एंड के बाद, तो फिर कितना स्टेशनरी यूज हुआ, जितना यूज हुआ वही हमारा खर्चा है, जितना हम लोगों ने कंज्यूम किया तो यहाँ पर यूज किया तो कितने का स्टेशनरी यूज किया माइनस कर दो 11,700, तो ये अमाउंट हमें पीएल में शो करना चाहिए जितना हम लोगों ने यूज किया। क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे बैलेंस शीट में, क्लोजिंग स्टॉक जो है। अच्छा, ये प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल ये मैंने बता दिया। अच्छा, यहाँ पर देखो एक पीवीडीडी का एक कैलकुलेशन दिया हुआ है, देखो illustration 4, on 1st April 2020 provision for doubtful debt existed at 40,000, इसका देखो हम लोग कैलकुलेट करके दिखाएंगे कैसे। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर बोला है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1st अप्रैल को था 40,000, तो यहाँ पर देखो 1st ऑफ अप्रैल को पीवीडीडी, ठीक है, हम लोगों ने प्रोविजन क्रिएट किया था जब ओपनिंग बैलेंस हम लोग को कितना मिला 40,000। उसके बाद देखो ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर ऑन 31st ऑफ मार्च 2020 15 लाख, मतलब यहाँ पर 31st ऑफ मार्च डेटर का बैलेंस कितना है, डेटर का बैलेंस है 20 लाख, मैंने एल लिख दिया, ठीक है। अच्छा, बैड डेट टोटल 1 लाख, बैड डेट मतलब कंफर्म मुझे नहीं मिला इस साल, कितना पैसा नहीं मिला 1 लाख मेरा कंफर्म मुझे नहीं मिला। इट इज रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ द बैड डेट्स एंड क्रिएट ए प्रोविजन इक्वल टू 5% ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल्स बैलेंस। और न्यू जो पीवीडीडी क्रिएट करना है, क्योंकि हर साल हम लोग पीवीडीडी क्रिएट करते हैं, वो 5% क्रिएट करने के लिए कहा गया है, ठीक है, 5% क्रिएट करने के लिए कहा गया है। अब इसका ट्रीटमेंट फिर कैसे होना चाहिए, देखो हमें क्या बोला, सो हाउ यू वुड कंप्यूट द अमाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना अमाउंट डेबिट होगा वो दिखाओ। हम टी शेप में दिखाते हैं, देखो जैसे हम लोग एसेट अकाउंट ओपन करते हैं वैसे हम लोग पीवीडीडी अकाउंट भी ओपन करेंगे और ये एक लायबिलिटी होता है, कोई भी प्रोविजन क्रिएट करना हमेशा लायबिलिटी होता है। तो मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना है 40,000, ठीक है। अच्छा, अब मुझे इतना बताया गया है कि मेरा जो नया बैड डेप्ट है वो कितना हुआ है 1 लाख हुआ है, मतलब इस साल का जो बैड डेप्ट है। तो बैड डेप्ट को रिकवर करने के लिए, मतलब बैड डेप्ट का बैलेंस करने के लिए तो हम लोग पीवीडीडी क्रिएट कर रहे हैं, तो मैंने 40,000 का प्रोविजन रखा था, लेकिन मेरा बैड डेप्ट जो हुआ, बैड डेप्ट कितने का हुआ 1 लाख। अब ये टू बैड डेप्ट मैंने क्यों लिखा, क्योंकि बैड डेप्ट होने से मुझे किसको डेबिट करना पड़ेगा, अगर मैंने पीवीडीडी क्रिएट कर रखा है तो पीवीडीडी से पैसा लेंगे, तो मैंने 40,000 क्रिएट किया था जबकि मेरा बैड डेप्ट 1 लाख हो गया। एस्टिमेशन तो मेरा शॉर्टफॉल हुआ है, ठीक है, कितना शॉर्टफॉल हुआ है 60,000, ठीक है। तो अब देखो प्रॉब्लम क्या हुआ, मुझे लगा था हम प्रोविजन क्रिएट करके रखेंगे और उसी से एडजस्ट कर लेंगे, बट ये एडजस्टमेंट नहीं कर सकते क्योंकि मेरा एस्टिमेशन थोड़ा सा गलत हुआ है, मुझे और भी 60,000 का रिकवरी चाहिए और वो रिकवरी हम लोग कहां से लेंगे, पीएल से लेंगे, ठीक है। तो पीएल से यहाँ पर हम लिख रहे हैं 60,000 मुझे लेना पड़ेगा ताकि हम ये 1 लाख को एडजस्ट कर पाए।
और मुझे बोला गया कि इस बार 5% पीवीडीडी क्रिएट करो। तो यहाँ पर पीवीडीडी जैसे ये ओपनिंग है तो क्लोजिंग इधर होगा, ठीक है। 5% क्रिएट करना है और पीवीडीडी हमेशा किस पे क्रिएट किया जाता है, डेटर पे। लेकिन तुम लोग अगर याद है, मैंने जब वहां पर थ्योरी बता रहे थे हम, तब मैंने बताया कैसे हमें पीवीडीडी क्रिएट करना पड़ता है। पहले डेटर का अमाउंट लो, दैट इज 20 लाख। अगर कुछ बैड डेप्ट हुआ है तो उससे लेस करो, ठीक है। बैड डेप्ट कितना हुआ है, 1 लाख, ठीक है। तो 19 लाख हो जाएगा। 19 लाख पे कितना क्रिएट करना है, 5%। 19 लाख पे 5% क्रिएट करना है। तो 19 लाख ही हो रहा है क्या, 20 लाख है, देख लेते हैं यहाँ पर। डाउटफुल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 40,000, बैड डेट टोटल 1 लाख। अच्छा, ट्रेड रिसीव 15 लाख, हम यहाँ पर 20 लाख लिख लिए, सॉरी 15 लाख। 15 लाख से 1 लाख माइनस हुआ 14 लाख, ठीक है। 14 लाख पे 5% क्रिएट करो। 14 लाख पे 5% अगर हम लोग क्रिएट करेंगे तो 70,000 आएगा। थोड़ी देर पहले मैंने तुम लोग को यही वाला ट्रीटमेंट दिखाया था कैसे करना है। अगर कोई बैड डेप्ट है तो उसे लेस करेंगे ना, क्योंकि प्रोविजन उस पे क्रिएट करेंगे जिन लोगों पे मुझे डाउट है। ये तो कंफर्म, ये तो पता ही चल गया, ये मिलने वाला है ही नहीं। तो जितना मिलेगा उस पे सोचना है कि कितना डाउट क्रिएट करना है, 5%, तो 70,000 हो गया। तो हम लोग इसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है। क्लोजिंग हमारा पीवीडीडी, तो यहाँ पर लिखेंगे 70,000। कैसे हुआ, मेरा डेटर कितना था, डेटर था मेरा 15 लाख, ठीक है। 15 लाख, वहां से 1 लाख मेरा बैड डेप्ट हो गया, तो मुझे 14 लाख मिलेगा। इस पे मुझे 5% क्रिएट करना है, ये मेरा डाउट है। तो फिर मुझे 70,000 और भी प्रॉफिट से इस बार लेना पड़ेगा पीवीडीडी क्रिएट करने के लिए, तो प्लस 70,000, तो टोटल हो जाएगा 1,30,000। लेकिन तुम लोग को ऐसे करना है, ये नेसेसरी नहीं है। तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग क्लोजिंग लिखना, ओपनिंग बैलेंस लिखना, क्लोजिंग लिखना, जो कि अवेलेबल है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहे, बैड डेप्ट भी पता है। तो टोटल कितना हो गया, 1,70,000। और इधर अगर बैलेंस करोगे लेजर को तो तुम लोग को 1,30,000 मिलेगा। बट इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि हम लोग पीएल से कितना यूज कर रहे हैं। तो न्यू पीवीडीडी क्रिएट करने के लिए 70,000 पीएल से ले रहा है, और एस्टिमेशन गड़बड़ हुआ था, इस वजह से 60,000 पीएल से लेना पड़ा। तो टोटल 1,30,000 जो है इस बार पीएल से हमारा डेबिट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर इन लोगों ने टी शेप में भी कर रखा है, और यहाँ पर ये स्टेटमेंट फॉर्मेट में भी कर रखा है। स्टेटमेंट फॉर्मेट में कैसे रखा है, 40,000 मेरा प्रोविजन किया हुआ था, लेकिन मैंने 1 लाख का मेरा बैड डेप्ट हुआ। मैंने बोला ना शॉर्टफॉल हो गया, मेरा प्रोविजन 60,000 का शॉर्टफॉल हुआ, और मुझे इस बार 70,000 का प्रोविजन क्रिएट करना है। तो टोटल 1,30,000 का मुझे पीएल से अमाउंट लेना चाहिए। और इसको देखो, जो टी शेप में किया है वो मैंने तुम लोग को बताया किस तरह से टी शेप में होता है। अच्छा, अब देखो ट्रेड रिसीवेबल 5,20,000। अच्छा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्या होता है, जैसे एक मतलब हमारा क्या टारगेट क्या रहता है कि अगर कस्टमर मुझे जल्दी पैसा दे तो हम लोग उसे डिस्काउंट देंगे प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए। तो फिर उसके लिए तो एक लॉस होता है, उस लॉस को रिकवर करने के लिए हम लोग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी क्रिएट करते हैं। अब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कब क्रिएट किया जाता है, देखो उसका रूल्स क्या है। पहले डेटर हमें पता होना चाहिए कि कितने मार्केट में हमारे डेटर है। इसका रूल्स ऐसे होता है, हमें पता होना चाहिए कितने मार्केट में हमारे डेटर है, और अगर कोई कंफर्म बैड डेप्ट है उसे लेस कर दो, ठीक है। उसे लेस करने से हमारे पास जो डेटर अवेलेबल होगा उसे हम लोग बोलेंगे डाउटफुल डेटर, ठीक है। ये सब डेटर जो है ये हमारे नजर में डाउटफुल है, हमें इन पे डाउट है, देंगे नहीं देंगे। लेकिन हमें फिर एक पॉइंट पे आना पड़ेगा कि कितना परसेंट पे डाउट है, क्या सब पे डाउट है, सब पे डाउट है, लेकिन एक परसेंटेज निकालो, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ पीवीडीडी हम लोग को लग रहा है इतना परसेंट पे डाउट है, तो इतना परसेंट डाउट हटाने के बाद जो आ गया इसे हम लोग बोलेंगे गुड डेटर। तो डिस्काउंट कौन की किस पे देंगे, गुड डेटर पे, क्योंकि जिन पे डाउट है वो तो पैसा ही नहीं देंगे। जो पैसा नहीं देंगे उनको किस चीज का डिस्काउंट, डिस्काउंट सिर्फ उन लोगों को देंगे जो गुड डेटर होगा। लेकिन जो गुड डेटर है सभी अर्ली पेमेंट करेंगे ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो मुझे ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हर साल ऐसे कितने लोग हैं कि जो टाइम के पहले मुझे पे कर देते हैं। वो परसेंटेज हमें अपने एक्सपीरियंस से पता होता है, अपने बिजनेस एक्सपीरियंस से, और हम लोग जिस सेक्टर में बिजनेस कर रहे हैं। तो परसेंटेज ऑफ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, इस पे डिस्काउंट लगाना चाहिए। उसके बाद हमारा जो है एक्चुअल डेटर जो है ये बैलेंस शीट में अपीयर करेगा। ये बैलेंस शीट का रूल्स हो जाता है, बैलेंस शीट में ऐसे दिखाया जाता है। ये पीएल में जाएगा, बैड डेट, पीवीडीडी भी पीएल में जाएगा, और पीडीडी दैट इज प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर ये भी हमारा पीएल में जाएगा। और ये कैसे क्रिएट होता है ये मैंने बताया। ये
ट्रेड रिसीवेबल 5,20,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,20,000। तो देखो 5,20,000 का मेरा डेटर है, लेकिन मुझे डाउट है कि 1,20,000 लोग पेमेंट नहीं करेंगे, तो सिर्फ 4 लाख लोग मुझे पेमेंट करेंगे ऐसा मुझे लगता है। और इस पे मुझे ऐसा लगता है कि 10% ऐसा है जो मुझे पेमेंट जल्दी मिल सकता है, तो उसके लिए मुझे अगर जल्दी मिलेगा तो मुझे उतने का डिस्काउंट देखना पड़ेगा, तो मैंने 10% का डिस्काउंट यहाँ पर क्रिएट किया है, इसलिए 4 लाख पे 40,000। ठीक है, और ये देखो कैसे बनेगा, डेटर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ये चीज मैंने बताने का वहां कोशिश किया कि बैलेंस शीट में इसको हमें किस तरह से शो करना पड़ता है। सिमिलरली डेप्रिसिएशन का भी प्रोविजन हो सकता है। ठीक है, वो तुम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी देख रहे हो, डेप्रिसिएशन का प्रोविजन हो सकता है। देखो जैसे डेप्रिसिएशन हुआ 1,50,000, अब यहाँ पर मशीन, ये देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1,50,000, तो मशीन का वैल्यू कितना आया 13,50,000। अच्छा, यहाँ पर कुछ पॉइंट बताया है, ये पॉइंट जो है ये है हमारा एब्नॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। तो ये 3 जगह एडजस्ट होता है, अगर हमारा कुछ लॉस ऑफ स्टॉक हुआ है बाय फायर, वो हमारा 3 जगह एडजस्ट होता है, एक बैलेंस शीट में जाता है, एक पीएल में जाता है, और एक अमाउंट जो है वो ट्रेडिंग में भी जाता है। ये देखो, जैसे ये देखो यहाँ पर क्यों ट्रेडिंग में जाता है, अगर मेरा स्टॉक जल गया है, मैंने खरीदा था लेकिन मेरा स्टॉक जल गया है, तो वो स्टॉक तो रिड्यूस हो रहा है। स्टॉक कैसे रिड्यूस हो सकता है, या तो वो सेल हो गया या तो वो लॉस हो गया। ठीक है, इसके अलावा मेरा क्लोजिंग स्टॉक शो होगा, बाकी जो बचा हुआ रहेगा। तो मेरा स्टॉक अगर जल गया है तो वो भी तो मेरे स्टॉक को रिड्यूस कर रहा है, इसीलिए उसका एंट्री क्या होना चाहिए, उसका एंट्री ऐसे होना चाहिए, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, बिकॉज ये लॉस है, टू परचेज या फिर टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो वो हमारे परचेज को कम कर देता है। हम लोगों ने जो स्टॉक परचेज किया था वो कम हो गया, सेल करके नहीं, लॉस बाय फायर, तो इसीलिए सेल होने से जैसे सेल डेबिट टू ट्रेडिंग होता है, वैसे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, इसीलिए यहाँ पर एक बार होगा। अच्छा, और अगर हम लोगों ने इंश्योरेंस करवा रखा था, 6,000 का स्टॉक लॉस हुआ, अगर हम लोगों ने इंश्योरेंस करवा रखा था और क्लेम मिला, कितना मिला 4,500, तो 6,000 का स्टॉक चला बट 4,500 का क्लेम मिल गया, तो एक्चुअल लॉस कितना हुआ 1,500। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इनसे हमें 4,500 मिलेगा, मिला नहीं है, मिलने से हम लोग बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट करते हैं, यहाँ पर दिखा रहा है कि मिलेगा, लॉस हुआ 1,500 और लॉस बाय फायर 6,000 यहाँ पर क्लोज हो रहा है, तो लॉस बाय फायर यहाँ पर फिर कितना रिकॉर्ड करना पड़ेगा 1,500, अगर क्लेम नहीं मिलता तो पूरा 6,000 यहाँ पर दिखाना पड़ता, और जो क्लेम मिला अगर रिसीवेबल है, अगर क्वेश्चन में बताएगा पेड, तो फिर वो बैलेंस शीट में नहीं आएगा। अगर पेएबल है, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी को इन्होंने डेबिट कर रखा है, डेटर कर रखा है, मतलब 4,500 में मिलेगा, तो अगर 4,500 मिलेगा तो उसे हम लोग रिसीवेबल है, तो इसे हम लोग एसेट साइड में दिखाएंगे 4,500 इंश्योरेंस क्लेम, इस तरह से। गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस पे तो हमने पूरा एक चैप्टर ही कर लिया है, तो इसको हम अलग से क्या बताएं, और ये सब तुम लोग जब बेसिक करते हो तो तुम लोग को पता ही है, जैसे डोनेशन अगर देते हैं तो हमारा स्टॉक कम होता है, प्रोडक्ट का कुछ डोनेशन करते हैं तो डोनेशन डेबिट टू परचेज। ठीक है, अगर प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए लेके जाता है, ये तो स्टार्टिंग में ही बोला, ड्रॉइंग्स टू परचेज। अगर हम लोग फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं प्रमोशन के लिए, तो फ्री सैंपल एडवर्टाइजमेंट टू परचेज, स्टॉक रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, अगर हम लोग प्लांट मशीनरी बिल्डिंग कुछ भी फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं, ये भी मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, फिक्स्ड एसेट टू परचेज। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखो अगर हम लोग गुड्स को मेंटेन करने के लिए कुछ रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा लगा रहे हैं, ठीक है, व्हेन गुड्स आर यूज्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस, तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस टू परचेज। ठीक है, तो इसमें भी हमारा स्टॉक कम होगा। ये कमीशन जो है ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला बता के कोई फायदा नहीं, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब उस फॉर्मूले को यूज करेंगे। देखो जैसे यहाँ पर एक बताया है, देखो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना बताया 1 लाख, मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, द अमाउंट ऑफ कमीशन कितना होगा। तो देखो नेट प्रॉफिट कितना हुआ 1 लाख, मैनेजर को कितना कमीशन देना है 10%, किस पे देना है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब ये जो प्रॉफिट है इससे कमीशन माइनस नहीं करने के पहले जो प्रॉफिट है उस पे 10%, तो इसका मतलब होता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ऐसा कमीशन चार्ज मत करो पीएल में, जो प्रॉफिट आया है उस पे मुझे जो स्पेसिफाइड परसेंटेज है उस पे कमीशन दो। तो ये देखो 1 लाख पे 10% बिफोर चार्जिंग, बहुत इजी होता है, 1 लाख पे 10% 10,000, तो प्रॉफिट अब कितना बचा, कमीशन देने के बाद 1 लाख से 10,000 देने के बाद 90,000 बचा। और अगर ये अभी अब तक हम लोगों ने पे नहीं किया है, पेएबल हालत में है, तो ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जाएगा।
लेकिन अगर बता देगा कि कमीशन पे करना है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो उसका कैलकुलेशन ऐसे होता है 10/100। उसका लॉजिक ये होता है कि अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन मतलब मेरा प्रॉफिट था 1 लाख, ठीक है, मुझे बोला गया है कि 10% आप कमीशन देने के बाद जो पैसा बचेगा उस पे 10% कमीशन दो। ये देखो 10% कमीशन इज पेबल ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो मुझे कैसे पता चलेगा कितना कमीशन है, मुझे नहीं पता, तो मैंने मान लिया कि मुझे 1 लाख से x रुपीस कमीशन देना पड़ेगा। ये देने के बाद जो बचेगा उस पे बोला जा रहा है 10% कमीशन दो। ये देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो ये माइनस करने के बाद मेरा जो ये क्या आ रहा है, ये मेरा कमीशन आ रहा है। कमीशन क्या हो रहा है, 1 लाख से कमीशन माइनस करो, उस पे 10% लगाने से जो कमीशन आएगा वो मुझे दो, दैट इज आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो कमीशन तो मैंने x माना था। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो इनटू करो, 1 लाख का 10% होता है 10,000 और 10% ऑफ x तो 0.1x इक्वल टू x। अब ये इधर अगर चला जाएगा, देखो सॉल्व करोगे तो 1.1x 10,000, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 1.1 कितना आ रहा है, देखो x का वैल्यू आ रहा है 9090। देखो यहाँ पर भी इन्होंने कर रखा है 9090.90। तो ये मेरा कमीशन का अमाउंट आया। ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है बट इसमें समझ में आता है क्या होगा। अब शॉर्टकट क्या है, जब भी बोलेगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन तो तुम लोग को जिस पे कमीशन पे करना है, जैसे कि नेट प्रॉफिट पे, तो नेट प्रॉफिट 1 लाख है इनटू 10/110। अगर तुम लोग देखो तो यहाँ भी 110 ही आ रहा है, 1.1 मतलब इसको 100 से इंटू करोगे तो 110 ही आ गया। इसका मतलब है 110 रुपए में 10 रुपए पहले से ही कमीशन होना चाहिए। तो 110 रुपए से 10 रुपए मुझे कमीशन दे दो, उसके बाद जो बच रहा है उसका कमीशन दो। मतलब नेट प्रॉफिट से कमीशन चार्ज करने के बाद जो बचेगा उससे मुझे कमीशन दो। तो अगर मेरा कमीशन 10% है, इसका मतलब मुझे नेट प्रॉफिट में 10 रुपए कमीशन मिलना चाहिए, तो मेरे पास 110 रुपए होंगे तब ना हम 10 रुपए कमीशन देंगे, इसीलिए 10/110। क्यों 10/110 समझ में आया होगा, इसीलिए 10/110 किया जाता है। तो बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग में ये ट्रांजैक्शन हमें देखना पड़ेगा, जबकि बिफोर चार्जिंग इजी है, आफ्टर चार्जिंग में हमें इस तरह से सोचना पड़ेगा। अब थोड़ा जो कंप्लीट क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इलास्ट्रेशन 5 से कंप्लीट क्वेश्चन, इसके पहले जो भी क्वेश्चन था वो छोटा छोटा, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट बेस क्लियर करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग नेक्स्ट दिन ये सब करेंगे, इलास्ट्रेशन 5 ये जो भी पार्ट बाकी है, और हम तुम लोग को भी सेंड कर देंगे पीडीएफ, तुम लोग भी कोशिश करना, ठीक है। इलास्ट्रेशन 5 और ये सब जो थियोरिटिकल है ये जरूरी नहीं है, ये तुम लोग को सब पता ही है, तुम लोग सिर्फ क्वेश्चन देखना अगर होता है तो। ठीक है, आज इतना ही करते हैं।